हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। मैं शांतनु, आपका रीजनिंग मेंटोर, आ चुका हूं आपके सामने एक और अमेजिंग सेशन के साथ। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आरआरबी पीओ क्लर्क का जो दौर चल रहा है, आरआरबी पीओ क्लर्क का जो सेशन अभी कह सकते हैं कि एग्जाम का चल रहा है। फॉर्म भरे जा रहे हैं और सभी के दिमाग में ये चल रहा होगा कि पेपर कैसा आएगा, क्या हो सकता है पेपर, क्या इस बार लेवल टफ होगा, इस बार लेवल ईजी होगा। तो उसी को देखते हुए मैंने आपके सामने एक आरआरबी क्लर्क का एक्सपेक्टेड पेपर लेके आया हूं आपके सामने। एक्सपेक्टेड पेपर मतलब इस बार का पेपर ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो आप उससे काफ़ी हद तक एक तरह से रिलैक्स हो सकते हैं कि इस बार का पेपर ऐसा आएगा, इसमें क्या क्या चीज़ें जुड़ सकती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं जुड़ सकती हैं। तो आज का सेशन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। आप कहीं भी हों, किसी भी तरीके के कह सकते हैं कि वातावरण में हो, कहीं भी किसी सिचुएशन में हो, आप घर पे आराम से बैठ के प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो भी कंप्लीटली फ्री। क्योंकि हम सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, हम ऑफिसर्स बनाते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है। आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना ज़्यादा हो सके सेशन को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्योंकि ये याद रखिएगा कि आपको बिना कुछ इन्वेस्ट किए, बिना कुछ खर्च किए, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारा का सारा कंटेंट मिलने वाला है, ठीक है ना। तो पूरा एंजॉय कीजिए और अपने सिलेक्शन की एक सीट पक्का कर दीजिए भाई। तो शुरुआत करें इसमें। सबसे पहले आरआरबी क्लर्क एग्जाम जो 2022 का होने वाला है, बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। लोगों के दिमाग में चल रहा है पेपर क्या होगा, क्या हमारा सिलेक्शन होगा, क्या प्रीलिम्स निकलेगा, क्या मेंस निकलेगा। तो अभी तो प्रीलिम्स की बात करेंगे, उसके बाद फिर मैं मेंस का सेशन भी आपके सामने लेके आऊंगा और मेंस का कैसा पेपर होगा उस बारे में डिस्कशन करेंगे, इंडिविजुअल टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। अच्छा, मैं चलने से पहले आपको बता दूं, अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको क्लियरली एक चीज़ बताने वाला हूं कि मैं आपके रीजनिंग के सिर्फ यही कंसेप्ट क्लियर नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इसके टॉपिक के स्पेशल क्वेश्चंस भी करा चुका हूं। अगर आपको लगता है कि रीजनिंग के किसी भी टॉपिक में आपको इशू है तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सारे टॉपिक का पूरा कंसेप्ट सीख सकते हैं। मतलब किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत जा रही है तो आप सारा टॉपिक पूरा का पूरा आपको वीडियो वहां पे मिल जाएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जितने भी पार्ट में होगा आप उसको जाके पढ़ सकते हैं और पढ़ने के साथ साथ आप प्रॉपर सिलेक्शन ले सकते हैं। गॉट इट। तो कुल मिला जुला के आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल वे में अपना मोबाइल लैपटॉप लेके तैयारियों को एक नए अंजाम तक ले जाना। चलिए भाई शुरू करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर बात करें इसमें क्वेश्चंस की, तो इस बार के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं भाई। देखिए यहाँ पे मैंने शुरुआत करी है आपके सामने एक पजल से, एक छोटी सी पजल से शुरुआत करी है। आरआरबी क्लर्क का पेपर काफी इजी आता है, काफी आसान आता है। तो वहां पर क्या होगा कि आपको एक्यूरेसी और आपकी स्पीड बहुत मायने रखती है भाई, क्योंकि आपको पता होगा इसका कट ऑफ शायद 80 में 70 प्लस में जाता है। तो पेपर का लेवल इजी ही होगा इस बार भी। तो क्वेश्चन कैसे होंगे, जरा वीडियो को पॉज करिए और इसको बनाने की जरा कोशिश करिए, आप लोग बनाने की प्रॉपर कोशिश करिए। 7 लोगों को बिठाना है भाई एक सर्कल के चारों तरफ और किसी एक सीक्वेंस में बिठाना है, और उन सबका चेहरा कहाँ पे है, अंदर की तरफ है। क्वेश्चन देखने में काफी आसान लग रहा, लेकिन हो सकता है कॉम्प्लिकेशन के साथ हो। चलो मैं बना के दिखाता हूं आपको। देखिए जरा सा, अगर 7 लोगों में बोला गया कि 7 के साथ एक सर्कल के चारों तरफ बैठे हैं, तो मैं कैसे बनाऊंगा इसको। ये देखिए एक सर्कल है कुछ इस तरह से, ठीक है, ये सर्कल है। लेकिन आप नोटिस करोगे कि इसमें 8 लोग हैं। तो एक काम क्यों नहीं करते, एक हटा देते हैं और सिंगल ही जोड़ देते हैं यहाँ पे, लाइक ऐसा, सॉरी, एक सिंगल ही यहां जोड़ देते हैं ऐसा, ठीक है। तो आप नोटिस करोगे टोटल कितने लोग आ गए, इसमें 7 लोग आ गए। अगर आप 8 भी बनाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, एक डायग्राम छूट जाता आपका। एनीवेज, अब देखो सबके सब अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो आपको अगर पता होगा, मैंने आपको इसीलिए कहा कि अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं तो आप जाके मेरे कंसेप्ट वाले वीडियोस देखिए। सिटिंग अरेंजमेंट का कंसेप्ट सीखना है, सिलॉक्स है, इनइक्वालिटी है, पजल्स है ना, ब्लड रिलेशन है, सबके कंसेप्ट वहां पे आपको मिल जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा डेटा। सभी के सभी अगर अंदर देख रहे हैं, केंद्र में देख रहे हैं, तो आपको एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या सिखाई थी कि अगर सभी के सभी अंदर देखते हैं तो हमेशा नीचे से बिठाते हैं क्वेश्चन को। इससे क्वेश्चन आपका बनता नहीं है, जल्दी बन जाता है। तो इट इज ऑल अबाउट जल्दी बनना, ओके। क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा, स्पीड का बहुत इंपॉर्टेंट खेल रहेगा। क्या बोला गया, 2 पर्सन ऐसे हैं जो एफ और जी के बीच में बैठे हैं। एफ और जी के बीच में 2 लोग बैठे हैं, ठीक है। और आगे बोला गया जी डज नॉट सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है ना। तो मैं ऐसे कर लूँ क्या, एफ और जी के बीच में अगर 2 बैठते हैं तो मैं शुरुआत में मान लो यहाँ एफ कर दे रहा हूँ, यहाँ पे एफ कर दिया, तो 1 और 2 छोड़ के जी यहाँ आ सकता है,
या ऐसा कहें कि 1 और 2 छोड़ के जी इधर भी आ सकता है। 2 केस यहाँ पे बन रहे हैं, तो अगर 2 केस बन रहे हैं तो आप बिना टाइम गंवाए एक और डायग्राम इमेजिन कर सकते हो ऐसे, या इसी तरह का डायग्राम मैं बना देता हूँ, रुक जाओ। ये देखिए कुछ इस तरह का जो आपका डायग्राम है ऐसे ही है ना। इस बार मैं एफ को यहाँ करके 1 और 2 छोड़ के जी को यहाँ कर दिया। 2 केस के साथ हम लेके चल रहे हैं भाई, जी उधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है। अब कुछ कहेंगे सर एफ नीचे भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो आप एफ को नीचे रखो या जी को नीचे रखो, बात एक है, क्योंकि वहां पे दोनों की बीच की डिस्टेंस 2 के गैप के साथ ही होने वाली। ठीक है भाई, क्या बोला गया कि 2 लोग रहते हैं जी और एफ के बीच, एफ और जी के बीच में, ठीक है, और जी डज नॉट सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ डी। अच्छा, जी जो है ना वो डी के लेफ्ट सेकंड पे नहीं बैठेगा। चलो इसको लिख लेता हूं मैं, डी के लेफ्ट सेकंड पे जी। अच्छा, जनरली हम पढ़ते थे होगा, लेकिन इसने बोला नहीं होगा। ठीक है भाई, आगे क्या बोला गया, जो डी है ना वो सी के राइट थर्ड पे। कौन? डी। डी जो है वो सी के राइट थर्ड पे है। अब जरा देखो, डी अगर सी के राइट थर्ड पे है तो मुझे नहीं पता इसमें सी के राइट थर्ड कौन सा होगा, तो इसको अलग से लिख लो। ये देखो सी के राइट थर्ड पे डी आ चुका है। देखो क्वेश्चन आसान सा है लेकिन कॉम्प्लिकेशन है इसमें। क्लर्क है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपसे बनेगा ही सारा क्वेश्चन, दिमाग तो लगने वाला है। अलग बात है कि आप बना पाएंगे। बी इज फोर्थ राइट ऑफ ए, मतलब बी और ए जो है वो एक दूसरे के राइट फोर्थ पर होने वाला है। तो जनरली बी ए के राइट फोर्थ पे होगा, तो इसको भी मैं लिख लेता हूँ, ए के राइट 1 2 3 और 4 पे कौन आ जाएगा? बी आ जाएगा। सब कुछ अलग से लिख रहा हूँ, कोई हिंट मिल जाए तो क्वेश्चन शुरू हो जाए। आगे देखो, जो ई है ना वो ए के राइट सेकंड पे बैठेगा। अच्छा, ए के राइट सेकंड पे ई होने वाला है, ठीक है, तो ए के राइट सेकंड पे ई ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ पे मैंने लिख लिया इसको। और आगे बोला गया डी जो है वो ई के जस्ट लेफ्ट में। अगर डी ई के जस्ट लेफ्ट में है तो डी यहाँ आ जाएगा। तो एक बात तो तय है कि ए डी और ई मुझे एक साथ 3 बनने चाहिए भाई। ए डी और ई मुझे एक साथ 3 बनने चाहिए। जरा देखो इसमें देखो एक साथ 3 बनने इधर आ नहीं सकते, और यहीं पे एक साथ 3 लोग आएंगे और उसमें डी यहाँ अननेसेसरीली यहीं आएगा, क्योंकि डी को बीच में रखना है। और अगर डी को यहाँ रखोगे तो ये वाला डेटा जो है वो क्या होगा, इसमें सेटिस्फाई हो जाएगा। क्या कि डी के लेफ्ट सेकंड पे जी हो गया, जबकि होना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये केस क्या हो गया, गलत है। और अगर ये केस गलत है तो जो नीचे वाला डायग्राम बना है वो बिल्कुल क्या है, सही है। 3 बैक टू बैक जगह मुझे चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ तो डी होने वाला है। और डी अगर ई के जस्ट बाईं तरफ है तो इसका मतलब ई यहाँ हो जाएगा और ए यहाँ हो जाएगा। देखो ना, ए के राइट सेकंड पे कौन आ गया, ई, और ई के जस्ट लेफ्ट में कौन आ गया, डी। अगर सभी के सभी कहाँ देख रहे हैं, अंदर की तरफ। ये 3 हो गए। और यहाँ पे आप नोटिस करो कि डी के लेफ्ट सेकंड पे जी नहीं आ रहा, राइट सेकंड पे आ रहा, और बोला कहाँ गया था, लेफ्ट में। अच्छा जी, अब इससे मैं किसको बिठा सकता हूँ, बी को, कि बी जो है वो ए के राइट में कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4। तो देखो ए के राइट में 1 2 3 4 पे कौन आ गया, बी आ चुका है। और अगर सारे के सारे आ चुके हैं तो एक ही नाम बचा, सी, वो यहाँ आ जाएगा। और नोटिस करो कि सी के राइट में थर्ड पे डी है, तो सी अगर अंदर दिखे तो राइट 1 2 3 पे कौन आ चुका है भाई, आराम से डी आ चुका है। तो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो चुका है और क्वेश्चन हमारा बन भी चुका है, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ये वाला, ठीक है, इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन बहुत सिंपल था लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस के साथ था। एंड में जाके थोड़ा हिंट मिला, शुरू में गायब था। और क्लर्क के लिहाज से इस क्वेश्चन को बिल्कुल मैं पूरे मार्क्स दूंगा कि आपके ऐसे क्वेश्चन इस बार आपका वेलकम करते हैं, मिल सकते हैं। और तकरीबन इससे 3 4 या 5 क्वेश्चन आपको एग्जामिनर दे देगा, ठीक है ना। चलिए जरा देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं क्या इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, ध्यान से देखिए, बनाने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन को, पहले वाले को। बहुत ही सिंपल तरीके से पूछा गया कि 5 में से कोई 4 एक जैसे हैं, कोई एक है जो इनमें अलग है, जो अलग है वो आपका आंसर है, ठीक है ना। अब जरा समझना, 5 में से 4 एक जैसे कैसे होंगे भाई। देखो अगर ई डी की बात करें तो एक पेयर है, यहाँ पे ई और डी देखो यहाँ पे आसपास बगल में दिख रहे हैं। और कैसे दिख रहे हैं, देखो ई से डी कुछ इस तरह से बात करूं मैं तो क्लॉकवाइज। डी से ए देखो, डी से ए भी देखो क्लॉकवाइज ही दिख रहा है, ऐसे अगल बगल है। सी से बी अगर देखें तो सी से बी भी क्लॉकवाइज दिख रहा है, अगल बगल, क्लॉकवाइज अगल बगल चल रहा। जी से ई की बात करूं मैं, जी से ई भी क्या दिख रहा, क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है।
और अगर एफ से ए की बात करूं तो नोटिस करो एफ से ए एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है तो अगल बगल, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है मतलब ऑप्शन में क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर लास्ट, कि बाकी सारे एडजेसेंट हैं, लेकिन कैसे एडजेसेंट हैं, क्लॉकवाइज। लेकिन अगर एफ और ए की बात करूं तो वो एंटी क्लॉकवाइज में एडजेसेंट है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये चार एक जैसे हैं और एफ और ए जो है इनमें क्या है, बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर ई। गॉट इट। चलिए इसमें देखते हैं और कोई क्वेश्चन है क्या। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें जरा सा 3 क्वेश्चन मैंने इसमें दिए आपको और ये 3 क्वेश्चन मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन से बनने चाहिए थे। क्या पूछा गया कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट ऑफ बी, मतलब बी के रिस्पेक्ट में ई किधर है। तो बी के रिस्पेक्ट में ई किधर है, या तो लेफ्ट सेकंड कह लो, या तो राइट 1 2 3 4 5, लेफ्ट सेकंड या राइट फिफ्थ। तो देखो यहाँ पे राइट से फिफ्थ सेकंड हो नहीं सकता, लेफ्ट से सेकंड ये हो सकता है, राइट से थर्ड नहीं हो सकता, लेफ्ट से थर्ड नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट सेकंड पे हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेकंड टू द लेफ्ट। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो। आप आसानी से सारे आंसर्स बना सकते हो कब, जब आपके सामने एक पजल बन के तैयार हो जाए। क्या बोला गया कि बताओ ई के लेफ्ट थर्ड पे कौन है, ई के लेफ्ट थर्ड पे कौन है भाई, तरफ देखो। अगर ई यहां है और अंदर देख रहा तो इसका लेफ्ट हैंड ये होगा, तो इसके लेफ्ट 1 2 3 पे कौन आएगा, एफ आ जाएगा। ई के लेफ्ट थर्ड पे आने वाला जो कैंडिडेट है वो कौन है बेटा, एफ हो जाएगा। समझ में आई बात। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। तो 3 क्वेश्चन जो थे बैक टू बैक मैंने आपको दिखाए और आपको मैंने ये बताने की कोशिश करी कि कभी भी अगर आपके सामने ये चीज़ आ जाए तो आप हमेशा इनको बहुत ही रिलैक्स होकर करेंगे। आपको सिर्फ करना ही नहीं है, आपको जल्दी और स्पीड में करना है, ठीक है। क्योंकि क्लर्क में जो होता है ना, वो स्पीड बहुत मैटर करेगी। 45 मिनट्स होंगे आपके पास और 80 क्वेश्चंस होने वाले, ठीक है। तो टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्पीड का थोड़ा सा ध्यान रखना है, और इसके साथ साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्यूरेसी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जरा क्वेश्चन को पढ़िए, जरा क्या बोला गया, सोचिए जरा क्वेश्चन को। हाउ मेनी सच पेयर्स लेटर्स आर देयर इन द enthusiastic। भाई एक शब्द है जिसको बोला गया enthusiastic। इसमें क्या बोला गया है कि ऐसे कितने लेटर्स के पेयर हैं, ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही लेटर हैं जितना अल्फाबेटिकल सीरीज में आते हैं। तो मैंने ये वाला क्वेश्चन को रखा है और इसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा वाला एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा। तो बी रेडी फॉर दैट, बी प्रिपेयर फॉर दैट। तो enthusiastic की बात कर लूँगा तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ENTH, यहाँ लिख लेता हूँ ENTHU, ठीक है, SIASTIC, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, स्पेलिंग एरर दे सकते हैं वो, तो थोड़ा सा या EI का हटा सकते हैं वो, ध्यान रखना, स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार। तो ENTHU SIASTIC, यानी यहाँ पे मैंने सही स्पेलिंग ही यहाँ पे इमेजिन करी थी, वो दी गई। अब इसमें क्या बोला गया कि ऐसे कितने लेटर हैं जो एक दूसरे से उतनी ही दूरी पर हैं जितना कि वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में होते हैं। तो ज़रा देखो ना, अगर enthusiastic की बात करूँ मैं तो सबसे पहले E से शुरू करता हूँ। E के बाद FGH, देखो E से H में एक पेयर बन गया। IJKLMNOP नहीं बना। आगे देखो N, अब इसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक बोला नहीं गया कि राइट से राइट गिनो या राइट से लेफ्ट, तो आप दोनों तरफ गिनना है आपको, बोथ साइड में। N के बाद O इधर नहीं दिख रहा, N के बाद OPQRSTUV, एक बार चेक करो, N के बाद OPQRSTUVWX नहीं बना। T के बाद UV नहीं बना, T के बाद UVWXYZ, Z के बाद काउंट नहीं करना है क्योंकि Z पे सीरीज खत्म हो गई है। अच्छा, उसके बाद देखो ध्यान से, अगर तो H के बाद IJK, H के बाद IJKLMN एक भी नहीं मिल रहा। S के बाद TUVW नहीं बनेगा, S के बाद TUVW नहीं बनेगा। I के बाद JKLMN, देखो I से एक N बन गया, JKLMN, I और N की डिस्टेंस बराबर होती है अल्फ़ाबेटिकल में, उतनी यहाँ पे दे दिया गया, ठीक है। इधर देखो JKLMN नहीं बनेगा इसमें, ठीक है। आगे देखो A से, A के बाद BCDEFGH नहीं बनेगा, इधर भी नहीं बन रहा। S के बाद देखो T, अगर बात करें तो S के बाद एक आपका T भी दिखाई दे रहा है, देखो ध्यान से, PQRST, ठीक है। S के बाद TUVWXYZ नहीं बन रहा, T के बाद UVWXYZ नहीं बन रहा, I के बाद JKLMNOP नहीं बनेगा, C नहीं बनेगा। तो कितने बन रहे भाई यहाँ पे, 3 बन रहे हैं।
3 लेटर बन के आ रहे हैं, 3 ऐसे पेयर बन के आ रहे हैं जो एक दूसरे से उतनी ही दूरी पर हैं जितना कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर 3 आ जाएगा। ऐसा वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़रूरी है कि पूछा जाना ही है, तो आप बिल्कुल ऐसे वाले क्वेश्चन को प्रिपेयर करके रखिएगा। इसमें वर्ड अलग हो सकता है, पेयर्स ज़्यादा बन सकते हैं, कम बन सकते हैं, और अगर इसमें कहीं ऐसे मेंशन कर दे ओनली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आपको सिर्फ इधर ही से चेक करना है। अगर कुछ मेंशन नहीं किया तो आपको दोनों तरफ से चेक करके चेक करना पड़ेगा। समझ में आई बात आपको? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 1 नंबर ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा स्पेशल आपके लिए हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए भाई, आपके सामने ऑर्डर एंड रैंकिंग का बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है, और क्लर्क लेवल पे ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आपको वेलकम कर सकते हैं कि एक लाइन है जिसमें टोटल 70 लोग हैं। ठीक है, मैं अपने आप को थोड़ा साइड करता हूं, वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को बनाने का जरा कोशिश करिए और बताइए जरा इसका आंसर क्या आएगा। 70 स्टूडेंट्स की एक लाइन में आशा की पोजीशन लेफ्ट से 18th है और अंशु की पोजीशन या आशु की पोजीशन राइट से 13th है। ठीक है, तो इनके बीच में कितने लोग होंगे? मिड वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे जरा देखिएगा और बताइएगा क्या आपका आंसर भी सही निकला है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं करने वाला हूं वो क्या, इसका डायग्राम। कभी भी याद रखिएगा, ऑर्डर एंड रैंकिंग का जो क्वेश्चन आता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है उसकी डायग्राम की। डायग्राम अगर आपने बनाया तो आंसर आपका सही आने वाला है। तो देखो ये लाइन आपने खींच दी ऐसे। इस लाइन में आपसे क्या बोला गया कि किसकी पोजीशन, टोटल स्टूडेंट भाई 70 है। हालांकि मैं इसको डायरेक्टली फॉर्मूले से बता सकता हूं आपको, लेकिन मैं आपको पहले डायग्राम पे बिलीव रखाऊंगा, क्योंकि डायग्राम अगर आपका बना, डायग्राम आपने बना दिया तो आपका आंसर मान के चलिए कि आपका बनने वाला है। ठीक है, तो क्या बोला गया भाई कि आशा की पोजीशन कितनी है लेफ्ट से जो कितनी है वो कितनी है 18th है। तो 18th पर आशा आ चुकी। ठीक है, ये आशा है। और उसके बाद क्या बोला गया, अंशु की पोजीशन या आशु की पोजीशन 13th है। कहां से? राइट से। तो राइट से 13 यहीं कहीं होगा, ये मान लो ऐसे। ठीक है, अंशु मैंने कर दिया। इनके बीच में कितने लोग होंगे ये आपसे पूछा गया। अच्छा जरा सोचिए, आपके दिमाग में ऐसा नहीं लग रहा कि सर ये कंडीशन ओवरलैप होगी? नहीं होगी। याद रखना, अगर राइट और लेफ्ट की पोजीशन ऐड करें और वो टोटल से ज्यादा हो जाए, ठीक है, राइट लेफ्ट को ऐड करने पर अगर वो टोटल से ज्यादा हो जाए तो वो केस ओवरलैप का होता है। यहां पे अब 18 और 13 को ऐड करोगे तो टोटल से कम होगा, तो ये केस नॉर्मल का बनेगा। तो डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट है और आप डायग्राम पे आप जा सकते हैं। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन अंशु एंड आशु, इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं भाई। तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे करेंगे, आपको सबको पता है कि यहां से यहां तक टोटल कितने लोग बैठे हैं 18 इंक्लूडिंग आशु, और यहां से यहां तक कितने लोग बैठे हैं 13 इंक्लूडिंग अंशु। तो 18 प्लस 13 कितना हो जाएगा, आप जोड़ दो इसको। तो 18 में 13 अगर आप जोड़ते हो तो आपको कितना मिलता है भाई, 13 मिल जाता है, सॉरी 31 मिल जाता है। 18 में 13 जोड़ने पे आपको 31 मिल गया। मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि 70 लोगों की लाइन में आपने यहां से यहां तक 18 लोगों को गिन दिया, यहां से यहां तक आपने 13 को गिन दिया। तो 18 में 13 ऐड करेंगे तो आपने टोटल कितने को गिन दिया भाई, 31 को गिन दिया। अब जो बचे होंगे वही तो बीच में होंगे, जाहिर सी बात है, आपसे वही तो पूछा गया, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन आशा एंड अंशु, इनके बीच में कितने लोग होंगे। तो सिंपल सी बात है, 70 लोगों में से आपने 31 लोगों को काउंट कर लिया है, तो जो बचे होंगे वही बीच में होंगे ना। तो सिंपल 70 में से आपने 31 को माइनस कर लेना है। तो कितना आ गया भाई, 39। इनके बीच में लोगों की संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 39 हो जाएगी। तो आपका डायग्राम से ना कंसेप्चुअल में आंसर निकल के आता है। ठीक है, आंसर ये आ गया। अच्छा, जो प्रोसेस मैंने किया है, देखो 39 ऑप्शन में है क्या, पहला ऑप्शन 39 आपको दिखाई दे रहा है। एक बात हमेशा ध्यान से सुनना, जो आपने किया है ना, इसको आप चाहेंगे तो फॉर्मूले में भी बदल सकते हैं। कैसे, जरा देखिए, अगर मैं सॉरी इसका फॉर्मूला लिखूं सॉरी मिड नंबर नॉर्मल का, ठीक है, इसको मैं नॉर्मल क्यों बोल रहा, क्योंकि केस हमारा नॉर्मल है। तो मिड नंबर नॉर्मल का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल माइनस आर प्लस एल। जो मैंने किया उसको मैंने फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। क्या, टोटल माइनस आर प्लस एल, राइट प्लस लेफ्ट को जोड़ दो 31 और टोटल से घटा दो, आ जाएगा आपका 39। समझ में आ रही है, फॉर्मूला याद रखना। अगर यहीं पे केस हमारा ओवरलैप का हो जाए तो आप एक और फॉर्मूला मैं यहीं दे दे रहा हूं, आप उसको भी याद रखना, ओवरलैप का। ओवरलैप का फॉर्मूला आप क्या लगा दोगे, राइट प्लस लेफ्ट, यानी राइट और लेफ्ट को जोड़ना और टोटल में 2 जोड़ के घटा देना।
-t+2 और आपका ओवरलैप वाला केस निकल के आ जाएगा। मैं फिर से बताऊंगा, अगर राइट और लेफ्ट की पोजीशन जोड़ने पर टोटल से ज्यादा हो जाए तो केस हमारा ओवरलैप का बन जाएगा, और अगर राइट और लेफ्ट की पोजीशन को जोड़ो टोटल से कम आ जाए तो केस हमारा नॉर्मल का बन जाएगा। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट बात, आपको इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि आपको राइट से पोजीशन किसी की दे दे, आपको लेफ्ट से पोजीशन किसी की दे दे, और आपको ये बता दे कि भाई बीच में कुछ लोग बैठे हैं तो टोटल कितने निकलेंगे। तो याद रखना, उस केस में दो डायग्राम लेके चलोगे, एक मिनिमम से आंसर निकल के आएगा और एक मैक्सिमम से, टोटल दो तरह के निकलेंगे। और याद रखना, मिड नंबर नॉर्मल से हमेशा मैक्सिमम वैल्यू आती और मिड नंबर ओवर वैल्यू से, ओवरलैपिंग से मिनिमम। आपको राइट से पोजीशन दे दे, लेफ्ट से पोजीशन दे दे और बीच में बोल दे कुछ लोग बैठे हैं, तो बताइए कम से कम लाइन में कितने लोग बैठ सकते हैं, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, और ज्यादा से ज्यादा पूछे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। गेटिंग माई पॉइंट। खैर, इसका आंसर आ जाएगा 39, और आई विश आपने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझा होगा। चलो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है हमारा, वो देखिए जरा। एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो, आप लोग ध्यान से पढ़ो, और उसके बाद क्या है आपका जो आंसर दिया गया है वो आप निकाल के दिखाओगे। ठीक है, क्या बोला गया, इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड, एक शब्द आपको सामने दे दिया गया, इनके सारे के सारे लेटर को अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करो। तो पहले करके देख लेते हैं, ठीक है ना, करके देख लो तभी जाके आप सारी चीजें कर पाओगे। ठीक है, तो यहां पे मैं वर्ड लिख दे रहा हूं, DEPRECIATION। ठीक है, आप एक चीज मैं आपको फिर से बोलूंगा कि जब भी आप इसकी स्पेलिंग लिखते हैं, जो भी शब्द आपके सामने वर्ड दिया जाए तो एक बार मिला जरूर लेना कि क्या सारी स्पेलिंग सही पोजीशन पे हैं, क्योंकि कभी कभी स्पेलिंग एरर एग्जामिनर आपको दे सकता है। ठीक है ना, तो DEPREC, उसके बाद IATION, मतलब अभी जो स्पेलिंग वहां दिख रही बिल्कुल सही दिख रही। ठीक है ना, अब जरा समझना ध्यान से, डिप्रेशिएशन आपके सामने दे दिया गया और आपसे क्या बोला गया भाई कि इसको अगर अरेंज करो अल्फाबेटिक ऑर्डर में तो बताओ कितने लेटर की पोजीशन जो रहेगी वो वहीं रहेगी जहां पे अभी मौजूद है। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और क्लर्क में ऐसे क्वेश्चन की पूरी पूरी एक्सपेक्टेशंस है, तो अच्छे से देखिएगा इसको। मैं क्या करूंगा, इनको ABCD के फॉर्म में हम अरेंज कर देते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो सबसे पहले कौन आएगा इसमें भाई, A दिखाई दे रहा है, A आ गया। A के बाद B इसमें है क्या, नहीं। C इसमें है क्या, जी हाँ, इसमें C दिखाई दे रहा। ठीक है, C के बाद देखो एक ही C है ना, बिल्कुल, तो D आगे देखो, D रख लेते हैं। ठीक है, D के बाद E देखो एक बार है और E दो बार है। ठीक है, E हमने दो बार कर दिया। F इसमें दिखाई नहीं दे रहा, G नहीं दिखाई दे रहा, H भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन I दिखाई दे रहा दो बार, तो दो बार I लिख दो। इसके बाद देखो J K L तीनों नहीं है, M भी नहीं है लेकिन N है, तो N कर दो। उसके बाद नोटिस करो N एक ही बार है तो उसके बाद O कर दो। ठीक है, उसके बाद देखो P भी दिख रहा है आपका तो P कर दो, Q नहीं है, R है तो R कर दो, और उसके बाद फिर एक और कौन सा लेटर बच गया, T का, तो T लिख दो। आपने सारे लेटर्स को क्या किया, छोटे से बड़े में लिख दिया। असेंडिंग ऑर्डर कह दूं मैं या अल्फाबेटिक ऑर्डर कह दूं मैं, डन। तो पूछा ये गया कि बताओ ऐसा करने के बाद कितने ऐसे लेटर हैं जो अभी भी अपनी पोजीशन पे एज इट इज मौजूद हैं जैसा कि वो पहले थे। तो मैंने नोटिस किया कि E जो है अपनी जगह पे ऑलरेडी मौजूद दिखाई दे रहा, E के साथ साथ एक I है जो अपनी जगह पे दिखाई दे रहा है। और कोई है क्या, और कोई लेटर आपको अपनी जगह पे एज इट इज दिखाई दे रहा है, तो नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 2। मतलब कि दो ऐसे लेटर हैं जो अपनी पोजीशंस पे प्रॉपर मौजूद है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। गेटिंग माई पॉइंट। बहुत आसान सी बात है, बहुत आसान सा सवाल है, और इस आसान से सवाल को आप इतनी ही आसानी के साथ कर सकते हैं अगर आपने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा। मैंने क्या बोला कि इस क्वेश्चन में एरर कहाँ हो सकती है, स्पेलिंग में। एग्जामिनर आपके सामने स्पेलिंग दिखा दिया और आपने रैंडम देखा, हाँ डिप्रेशिएशन लिखा है, आपने ऊपर देखा ही नहीं और आपने डिप्रेशिएशन की सही स्पेलिंग लिख दी, ऊपर हो सकता है कोई चीज गलत दी हो, यहाँ पे TI के बाद TE कर दिया हो। तो याद रखना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऊपर की स्पेलिंग जरूर चेक कर लेना। गॉट इट। चलिए, इसका आंसर आ जाएगा भाई दो लेटर है जो अपनी जगह पे अभी भी मौजूद हैं। अगले क्वेश्चन में मूव करें। अगला क्वेश्चन एक डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है, दिशा और दूरी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा कि इसका वीडियो को पॉज करिए या स्क्रीनशॉट लेके इस क्वेश्चन को बनाइए। जरा सा वीडियो को पॉज करिए और बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन पूछा गया, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा दे रहा हूं, पहले क्वेश्चन भी दिखा दे रहा हूं। ये रहा आपका क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए जरा सा,
कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और काफी अच्छा और कॉम्प्लिकेशन के साथ दिया हुआ क्वेश्चन है। चलिए बैक टू द क्वेश्चन, आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि आनंद ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी पॉइंट पी से, बिंदु पी से आनंद अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। भाई मैं काम करता हूं, इसके लिए प्रॉपर एक पेज ले लेता हूं अलग सा। आनंद पॉइंट पी से स्टार्ट करता है, 15 मीटर जाता है नॉर्थ में, ठीक है। एक पेज लेके सॉल्व करते हैं। मान लीजिए एक काम कर लेते हैं, आनंद ने अपनी जर्नी शुरू की पॉइंट पी से, ठीक है, बिंदु पी से अपनी जर्नी स्टार्ट करी, ठीक है। अब यहां से आनंद 15 मीटर कहाँ गया, नॉर्थ में, 15 मीटर नॉर्थ में गया। अच्छा, जब वो नॉर्थ में गया है तो कहाँ पहुंच गया भाई, बिंदु क्यू पर पहुंच गया। वो क्यू पर अपनी जर्नी को वहां पे लेके जा चुका है। तो यानी यहां पे आने के बाद वो कहाँ आ चुका है भाई, क्यू पे आ चुका है, ठीक है। पी से वो अपने आप को 15 मीटर नॉर्थ में ले गया और क्यू पे पहुंच गया। यहां तक क्लियर है। आगे जरा बढ़ लेते हैं। उसके बाद बोला गया फिर देन ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक 10 मीटर, फिर अपने दाईं तरफ मुड़ के वो 10 मीटर चला। आराम से इसको आप चला देंगे, राइट में 10 चला तो भाई इसका राइट ये होगा। और ध्यान रखना 10 बोला है, तो अगर 10 बोला है तो 15 से तो कम ही होने वाला है। कई बच्चे यहाँ पे एक मिस्टेक करते हैं कि 10 थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा डायरेक्शन और स्पेशली डिस्टेंस में भी, ठीक है ना। तो ये 10 हो गया। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, फिर कहाँ पहुंचा भाई, आर पे पहुंच गया, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा हो गया भाई, आर का हो गया, ठीक है, आर पे पहुंचा। उसके बाद ही अगेन टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक 25 मीटर, भाई अपने राइट फिर से मुड़ के वो 25 चला। जरा सोचो, अगर तुम यहां हो तो तुम्हारा राइट हैंड ऑब्वियस सी बात है कहाँ आने वाला है, नीचे। तो राइट मुड़ के 25 चला। जरा देखो यहाँ पे राइट नीचे आएगा, ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, अगर ये 15 है तो नो डाउट ये भी डिस्टेंस 15 हो जाएगी। और उसको चलना कितना है भाई, उसको चलना है 25। तो इसका मतलब 15 अगर ये हो गया तो डेफिनेटली 10 और आगे जाएगा, ये 10 हो गया। और जब ऐसा कर लिया तो डेफिनेटली कहाँ आ जाएगा, वो एस पे आ जाएगा। देखो राइट मुड़ा और 15 10 25, पूरा 25 चला। ये डिस्टेंस यहाँ से अगर देखा जाए तो 15 और 15 बराबर होगी और ये 10 हो जाएगा, यानी 25 आपका ये बन चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया भाई, उसके बाद देखो एस पे पहुंचा। उसके बाद ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 5 मीटर, भाई उसके बाद वो अपने बाईं तरफ मुड़ा। जरा सोचो, अगर तुम्हारा चेहरा इस तरफ है, अगर तुम इस तरफ देख रहे हो, तुम्हारा बायां हाथ डेफिनेटली इधर होगा। और कितना चला, 5, एक बहुत ही छोटी सी डिस्टेंस। तो ये 5 चल के कहाँ पहुंच गया भाई, वो बिंदु टी पर पहुंच गया, बिंदु टी पर पहुंच चुका है। आगे जरा देख लो यहाँ पे, ही अगेन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 30 मीटर। अच्छा, अपने बाएं मुड़ के फिर से 30 चला। जरा सोचो, अगर वो बाएं मुड़ के 30 चला होगा तो नो डाउट ये पूरा डिस्टेंस 25 है। तो ये देखो 25 कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। या मैं इसको थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे, सॉरी ये मैं थोड़ा सा, ठीक है, चलो ठीक है, थोड़ा तिरछी है तो कोई दिक्कत नहीं। ये 25 हो गया तो 5 और ऊपर निकला, वो यहाँ से ये 5 और ऊपर निकल गया, ठीक है, 5 और ऊपर निकल गया। तो ये देखो ये पूरा 25 हो गया और 5 ये हो गया 30। तो यहाँ पे ये टी था, टी से कहाँ पहुँच गया, यू पे। ये पूरा कहानी यहाँ पे बन चुकी है। देखो डायग्राम बनता चला जा रहा है, यू पे पहुंचा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि वहां से वो अपने लेफ्ट मुड़ा और 15 किलोमीटर और चला भाई। तो लेफ्ट मतलब ऑब्वियस सी बात है आपका लेफ्ट होगा इस साइड, और वो 15 चला है। जरा सोचो 15 में ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी 5, क्योंकि ये डिस्टेंस 5 है, इसके बराबर हो जाएगी। तो मैं इसको अगर ऐसे खींचूं तो ये खींच दिया, ये 5 है तो ये भी 5 हो गई। 15 चलना है तो 10 और आगे जाएगा। और नो डाउट ये अगर 10 है तो इसी के ठीक सामने कौन आ जाएगा, ये यहाँ से 10 हो जाएगा। और u के बाद नो डाउट ये होने वाला है, ठीक है, v होने वाला है, ठीक है। देखो ध्यान से, 15 मीटर चला और कहाँ पे आ गया, पॉइंट v पे आके रुक गया। क्वेश्चन आपका पूरा बन चुका है। देखो इससे ना एक क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, मैंने हालांकि एक क्वेश्चन दिया है, आपसे कम से कम 2 क्वेश्चन तो देगा एग्जामिनर। खैर, अब इसमें जरा क्वेश्चन देख लें। आपने डायग्राम तो बहुत ही अच्छे तरीके से, नीट एंड क्लीन तरीके से बना दिया। अब जरा सोचो क्वेश्चन क्या था, इफ आनंद स्टैंड एट पॉइंट टी। लो भाई, पूरा लेके नहीं गए, आनंद को टी पे ही रोक दिया। अगर आनंद बिंदु टी पर रुका हुआ है तो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस दिशा में, जरा सोचो। अगर वो बिंदु टी पर है, टी आपको दिखाई दे रहा है कहीं पे, अगर वो बिंदु टी पर है तो टी आपको ये दिखाई दे रहा है,
तो बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से ये दिशा कौन सी है? अब जरा सोचो, उसने स्टार्ट कहाँ से किया था? पी से। पी जो है इसका स्टार्ट पॉइंट है, या यहीं से उसने स्टार्ट करा था, ठीक है। पी जो है यहाँ से उसने स्टार्ट करा था, तो पी से ये दिशा कौन सी है? अगर मैं इसको अलग से बनाऊँ, ये देखो पी है और यहाँ टी है, ऐसी है ना, देखो पी और टी है, तो पी के रिस्पेक्ट में दिशा क्या है भाई? तो देख लो ज़रा सा, ये देखो ईस्ट, ये देखो वेस्ट, ये देखो नॉर्थ और ये देखो साउथ। तो ये दिशा आपको साफ साफ दिखाई दे रही है, कौन सी आ गई? साउथ ईस्ट आ गई, दक्षिण पूर्व दिशा में। यानी जो टी है, टी जो है वो करंटली पी से कौन सी दिशा में आ गया? साउथ ईस्ट में। तो देखो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? दक्षिण पूर्व दिशा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, साउथ ईस्ट शुड बी द आंसर। बहुत ही रिलैक्स होकर आप इस क्वेश्चन को दे सकते हो। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन डेफिनेटली डिस्टेंस से पूछ सकता है। डिस्टेंस से क्या पूछ सकता है कि बताइए वो अभी करंटली पोजीशन से कितनी दूरी पर है। वो कोई भी कुछ भी एक आध क्वेश्चन और डिस्टेंस से पूछ सकता है। ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए, मैंने आपको बता दिया, अब इससे क्वेश्चन कोई भी बनेगा तो मुझे लगता नहीं कि कोई दिक्कत जाने वाली भाई। चलो एक क्वेश्चन और आते हैं। अब मैं क्वेश्चन जो लेके आया हूं ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार तरीके से इसकी रिप्रेजेंटेशन है। एक फोटो की तरफ देखते हुए एक महिला कहती है, समझना, ब्लड रिलेशन का इंडिकेटिंग फॉर्म कहते हैं इसको। और मुझे उम्मीद है कि ब्लड रिलेशन आपके इस बार क्लर्क के एग्जाम में आरआरबी के डेफिनेटली पूछा जाएगा कि एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए या फोटो की तरफ बताते हुए एक महिला ने कहा, महिला कह रही भाई, क्या कहती महिला? कि हिज फादर इज द ओनली सन ऑफ माई डॉटर्स ग्रैंड मदर। कितना घुमा दिया। क्या बोला? कि उसके पिता मेरी बेटी की दादी के पति है, मतलब दिमाग शफल हो जाए। तो पूछता है यहां पे कि बताओ, अच्छा दादी के पति का एक लौता बेटा है, उसके पिता मेरी बेटी की दादी के पति का एक लौता बेटा है। तो तस्वीर में दिख रहा है व्यक्ति का। एक अच्छी चीज हमको समझ में आ गई कि जो एक फोटो है ना वो किसकी? एक आदमी की है। जो व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है? क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होना चाहिए? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और क्लर्क में ऐसे क्वेश्चन आपको न घुमा दे तो कहना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को शायद इसीलिए मैंने एक्सपेक्टेड पेपर में रखा है कि एक आध क्वेश्चन तो ऐसा मिलेगा जिसमें आप घूम जाओगे। तो ये याद रखना, अगर आप इमेजिन कर रहे हो कि अच्छा उसके पति के भाई, नहीं बनेगा, बन ही नहीं सकता, ये बना के देख लो। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? अगर बना भी तो दिमाग में डाउट रहेगा, तो आप इसको सिर्फ डायग्राम से ड्रॉ कर सकते हो। तो चलो डायग्राम इसका बना लें। देखो, मुझे पता है कि दो लोगों का जिक्र है भाई, एक है वो महिला और एक है कोई बंदा जिसकी बात हो रही है फोटो में, ठीक है। तो महिला ने क्या बोला कि हिज फादर, हिज मतलब किसकी बात हो रही है? उस आदमी के। तो बनाओ ना उसके पापा, ये रहा वो आदमी। आदमी मतलब मेल है, मेल को मैं बॉक्स में रखूंगा और फीमेल को सर्कल में। ये रहा वो आदमी बेटा, मैन। महिला कहती है इसके पापा, इसके पापा इससे एक जनरेशन ऊपर होंगे, ये रहे इसके पापा। क्लियर है यहां तक? उसने बोला हिज फादर, इस आदमी के पापा, बिल्कुल फ्रेम क्लियर हो गया। आगे क्या बोला गया? उसके जो पापा है ना वो इकलौते बेटे, यानी इस आदमी के जो पापा हैं ये वो इकलौता बेटा है भाई। इकलौता बेटा का मतलब क्या होगा? बेटा एक ही होगा, बेटियां हो सकती। और इकलौती संतान, ओनली चाइल्ड का मतलब एक ही बच्चा होगा, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। हियर द क्वेश्चन इज ओनली सन, मतलब इकलौता बेटा है, मतलब ऑब्वियसली बात है इसकी बहनें हो सकती, लेकिन ये बेटा अकेला ही होगा। चलो, तो उसके पापा जो है इकलौता बेटा है किसके? मेरी। मेरी मतलब किसकी बात हो रही है? वुमेन की। मेरी डॉटर के ग्रैंड मदर के हस्बैंड। अच्छा देखो, उस महिला, ये रही महिला, समझना ध्यान से, मेरी बात ध्यान से समझना। ये रही वो महिला, ठीक है, ये रही वो महिला, ये लेडी रही। इसकी बेटी, इसकी बेटी ये रही। बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से बता रहा हूं मैं। क्या बोला गया? उसने कहा कि मेरी बेटी की ग्रैंड मदर। अच्छा एक बात बताओ, इस महिला की बेटी ये हो गई, इसकी ग्रैंड मदर मतलब दादी। और दादी कौन होता है यार? दादी जो होती हैं वो कौन होती हैं? वो कौन होती है? पापा की मम्मी को कहा जाता है। मम्मी की मम्मी को नानी कहा जाता है, मैटरनल ग्रैंड मदर कहा जाता है। तो लड़की यहां पे बोलेगी, महिला ने कहा कि मेरी लड़की की दादी, तो ऑब्वियस सी बात है जो लड़की की दादी होगी, ऑब्वियस सी बात है लड़की के पापा यानी इस लेडी के जो हस्बैंड होंगे उसकी मम्मी हो गई। देखो लड़की की दादी हो गई कि नहीं होगी? लड़की के पापा की मम्मी, लड़की की दादी। क्लियर हो गया फ्रेम? यहां पे क्वेश्चन था इस आदमी के या इस लड़के के जो पापा हैं वो इकलौते बेटे हैं इस मेरी बेटी के दादी
दादी मतलब पापा की मम्मी, दादी मतलब पापा की मम्मी, दादी के पति। अच्छा, दादी के पति मतलब ऑब्वियस सी बात है इसके दादाजी हो जाएंगे। किसके दादाजी हो जाएंगे? इस लड़की के दादाजी हो जाएंगे। तो दादी के पति का इकलौता बेटा। जरा सोचो, आपकी दादी का पति आपके दादाजी, और दादाजी का इकलौता बेटा जो होगा इस लेडी का हस्बैंड ही तो होगा। तो ये जो आदमी है वो यही है भाई साहब, और ये जो लड़का है ना वो इसी का बेटा है, और ये जो लड़का है वो इसी का बेटा है। जरा सोचो, अगर ये लड़का इसका बेटा हो गया तो डेफिनेटली इनका सगा भाई हो जाएगा। ये रहा वो आदमी। इसका मतलब क्वेश्चन क्या था, जरा मैं फिर से इंटरप्रेट करता हूं इसको। ये मैं हटा रहा हूं, अब मैं इसको हटा के पूरा एक साथ पढ़ के बनाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो ध्यान से भाई साहब, एक लेडी थी, एक लेडी ने एक फोटो में किसी व्यक्ति को देखा और कहा कि जो फोटो वाला बंदा है ना, इसके जो पापा है, देखो ना, इसके पापा ये हो जाएंगे भाई, ये दोनों भाई बहन हैं, तो इसकी मम्मी और इसके पापा, तो इसके भी पापा ये हो गए। तो इस लेडी ने कहा कि इसके जो पापा हैं यानी ये मेरे बेटी की दादी, दादी मतलब पापा की मम्मी, मेरी बेटी की दादी के पति, दादी के पति मतलब दादाजी, दादाजी का वो इकलौता बेटा है। अगर दादाजी का इकलौता बेटा हो गया तो वो बंदा यहीं तो आ गया। तो क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन क्या था कि हाउ इज द पर्सन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू वुमेन। भाई ये बंदा इस लेडी का कौन होगा? डेफिनेटली बेटा हो जाएगा। डेफिनेटली कौन हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। समझ में आई बात? आपको बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम बनाना। भाई आदमी के पापा जो हैं वो लेडी कहती है कि मेरी बेटी की दादी, दादी का इकलौता बेटा है। दादी के पति का इकलौता बेटा कहो या दादी का इकलौता बेटा कहो, बात एक ही है। तो दादी का इकलौता बेटा ऑब्वियस सी बात है इसके पापा ही होंगे ना, और वही जो पापा हैं वो इस आदमी के भी पापा हैं। तो ये जो आदमी है उस लेडी का क्या लगेगा? बेटा ही तो लगेगा ना। आपको कॉम्प्लिकेशन वे में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। देखो आंसर क्या आ जाएगा कि ये जो बंदा है इस लेडी का क्या लगेगा? तो बेटा लग जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? ये क्वेश्चन बहुत प्यारा था। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन मैंने इससे आपको देने की कोशिश करी थी। यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इंस्ट्रक्शन में बताना क्या है आपको। क्वेश्चन देख लेते हैं जरा इसका। सिलॉगिज्म का क्वेश्चन था, न्याय निगमन, जो कि 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में तय हैं, आ सकते हैं। सिलॉक्स और इनइक्वालिटी से तय मानो क्वेश्चन आने वाले हैं। क्या बोला गया भाई? क्वेश्चन ये बोला गया सभी बोतलें जो हैं वो जग हैं, ऑल बॉटल्स आर जग। तो सारी की सारी बॉटल्स जो हैं वो किसके अंदर आ गई? जग के अंदर आ गई। ये देखो आपका वेन डायग्राम से क्वेश्चन बना रहा हूं, उसी से बनेगा। ऑल पैन्स आर जग, सारे के सारे पैन जो हैं भाई उनको भी जग के अंदर रखो। तो सारे के सारे पैन को बेटा मैंने किसके अंदर रख लिया? जग के अंदर रख लिया। और फिर वो कहते हैं सम जग आर नॉट मग, ठीक है। तो जग का कुछ पार्ट क्या नहीं है? मग नहीं है। लो भाई, सम नॉट वाला केस आ गया। तो कंक्लूजन नंबर 1 क्या बोला गया? सम बॉटल्स आर नॉट पैन, कुछ बॉटल जो है वो पैन नहीं है। देखो बॉटल का पैन से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है, सीधे गलत काट दो। बॉटल का पैन से कोई रिलेशन नहीं है, सीधे गलत काटो। ये अलग, ये अलग। दूसरा, कुछ मग जग नहीं हो सकते। आपको याद हो, आपने मेरा क्वेश्चन, अगर मेरा टॉपिक आपने सिलॉगिज्म का नहीं पढ़ा है तो इसकी प्रॉपर वीडियो आपको मिल जाएगी, जाके आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। सिलॉगिज्म का मैंने पूरा कंसेप्ट सिखाया हुआ है वहाँ पे। अगर आपने नहीं कंसेप्ट क्लियर तो जाके शुरू से देखिए और कंसेप्ट क्लियर करिए। मे नॉट कहीं भी आ जाए, मैंने आपको अगर बताया हुआ है, जानते नहीं हो तो जान लो कि कैन और मे के साथ अगर कुछ भी नेगेटिव आ जाए तो इसको नॉट अज्यूम करते हैं, और जैसे ही आप नॉट लिखोगे वो क्वेश्चन अपने आप में क्या हो जाएगा? सर्टेन हो जाएगा। तो यहां पे मैं क्या लिख दूं? इसको हटा के नॉट लिख दूंगा, और जैसे ही नॉट लिखूंगा मैं क्या पढ़ूंगा? सम मग आर नॉट जग, कुछ मग जग नहीं है। तो मग का डायरेक्टली जग से कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ इतने से रिलेशन है। जग के कुछ पार्ट का मग से नेगेटिव रिलेशन है, लेकिन मग का जग के सिर्फ इतने से रिलेशन है, बाकी से कोई रिलेशन नहीं बोला गया है। तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। और अगर ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों गलत हैं। तो नीदर 1 नॉर 2, नीदर 1 नॉर 2 के साथ आप जा सकते हैं। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा भाई? चेक कर लो, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे, कि ना तो पहला सही है ना ही दूसरा। समझ में आई बात आपको? ये कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपको इनको समझना है। अगर आपने नहीं पढ़ा है सिलॉगिज्म तो मैं फिर से कहूँगा, इसका पूरा सेशन आपको मिल जाएगा। पार्ट 1, पार्ट 2 में मैंने 2 पार्ट में ख़त्म किया है।
लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए और उसको पूरा देखिए और उसके बाद ये 5 नंबर अपने एग्जाम के सिक्योर कर लीजिए। ठीक है, सब कुछ फ्री कंटेंट आपको यहाँ मिल रहा है, कोई अलग से हम चार्ज नहीं कर रहे हैं, कोई आपको पेड बैच में नहीं बुला रहे हैं ना, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको प्रॉपर जाके अपनी प्रिपरेशन को नए अंजाम तक लेके चलना है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ प्रिंटर जो है वो स्कैनर है, जरा बनाते हैं इसको। सम प्रिंटर आर स्कैनर, तो कुछ प्रिंटर का पार्ट किसके अंदर आ गया, स्कैनर के अंदर आ गया, सम वाला केस बन गया। सम स्कैनर आर माइक्रोफोन, लो भाई सम स्कैनर जो है वो क्या हो गए, माइक्रोफोन हो चुके हैं। और यहां पे बोला गया मैनी, मैनी मतलब होता है सम, याद रखना, मैनी माइक्रोफोन आर स्पीकर, तो स्पीकर तो पहले नहीं हुआ, हाँ ये स्पीकर को एसपी कर लिया, मैनी मतलब याद रखना सम होता है, कई बच्चे इसको ऑल अज्यूम करके गलत करेंगे। ठीक है, अब देखो कंक्लूजन नंबर 1, पहला निष्कर्ष क्या भाई, सम प्रिंटर आर स्पीकर। देखो प्रिंटर ये रहा, स्पीकर ये रहा, कोई रिलेशन नहीं है, और अगर कोई रिलेशन नहीं है तो इसको डायरेक्टली क्या कर दें, गलत काट दें, कोई रिलेशन नहीं सीधे गलत काट दो। दूसरा, नॉट अ सिंगल प्रिंटर, ये एक ऐसा वर्ड आ गया जहां पे बच्चे कंफ्यूज होना तय है। नॉट अ सिंगल मींस क्या होता है, नॉट अ सिंगल मींस याद रखिएगा नो होता है, नॉट अ सिंगल मींस होता है नो, नो प्रिंटर इज अ स्पीकर, तो ऐसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है और कंक्लूजन नेगेटिव है। मैंने आपको अगर बताया होगा, आपने देखा होगा मेरा सेशन जाके, अगर नहीं देखा तो देखिएगा जरूर, वहां मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। स्टेटमेंट जैसा भी हो, अगर उसके ऑपोजिट में कंक्लूजन आ जाए, स्टेटमेंट के अगेंस्ट अगर कंक्लूजन आ जाए, तो वो कंक्लूजन पूरे के पूरे सिलोगिज्म में हमेशा रॉन्ग होता है। दिस इज द की पॉइंट ऑफ सिलोगिज्म, और इसी वजह से ये क्वेश्चन को देखते ही मैंने गलत काटा, स्टेटमेंट पॉजिटिव था, कंक्लूजन नेगेटिव था, दोनों ही गलत हो जाएंगे। अब जरा सोचो, क्या यहां पे ईदर और लग सकता है भाई, अगर दो गलत हो गए, एलिमेंट सेम हो गया, प्रिंटर स्पीकर, और क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में, तो जी हां, सम और नो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं भाई साहब, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ईदर 1 और 2। देखो ये चीज जो है ना वो आप एग्जाम में भूलने वाले हो, आप सही गलत तो कर क्या हो गया, आपने क्या किया, दोनों गलत है और आप ऑप्शन लगा दोगे, कौन सा भाई, ये वाला, कौन सा, ये वाला, कौन सा, ये वाला भाई, सी लगा दोगे आप, कि ना तो पहला सही है ना तो दूसरा, जबकि इसका असली आंसर क्या है, ईदर और के साथ आएगा भाई, और वो ऑप्शन कौन सा होगा, 5वां। तो ये पॉइंट है जो आपको बहुत ज्यादा जानना जरूरी है कि ईदर और कब लगेगा। देखो एकदम रटे हो जाए, होना चाहिए कि दो गलत हुए और एलिमेंट सेम हुए, तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अच्छा ये ईदर और तो नहीं लगेगा। और ईदर और के लिए वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स याद रखना, सम और नो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स में आता है, ईदर और में आपका सम नॉट नहीं होता, नो और ऑल ईदर और नहीं बनाता, कौन बनाएगा, नो और सम, और इसके अलावा ऑल और सम नॉट बनाएगा, लेकिन ऑल और सम नॉट में पोजीशंस जो एलिमेंट्स की होगी वो सेम होनी चाहिए। काफी अच्छे से मैंने समझाया, वो सेशन जरूर देखना मेरा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या होगा देखिए जरा, ये क्वेश्चन देखिए, इसको भी बनाने की कोशिश करिए जरा। सम शिप्स आर बोट्स, ऑल बोट्स आर सबमरीन, और सम सबमरीन आर याच। कैसे बनेगा इसका डायग्राम जरा सोचो, इमेजिन करो। सम शिप्स आर बोट्स, कुछ शिप्स जो हैं वो बोट हैं, ठीक है। आपको बोला गया ऑल बोट्स आर सबमरीन, ठीक है, ऑल बोट्स आर सबमरीन, ये देखो सबमरीन हो गया, डन। उसके बाद क्या बोला गया, सम सबमरीन आर याच, सम सबमरीन आर याच, मतलब ये देखो बन गया याच। स्टेटमेंट पूरा कैसा दिखाई दे रहा है भाई, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अब क्या बोला गया इसमें, सबसे पहले देखो सम याच आर बोट, देखो याच ये है, बोट ये है, कोई रिलेशन है क्या, नहीं है, तो गलत हो जाएगा, सीधे गलत काट दो। सम सबमरीन आर बोट, कुछ सबमरीन जो है वो बोट है, देखो ध्यान से देखना, सबमरीन अगर पूरे में होगी तो डेफिनेटली बोट के अंदर तो होगी ना, अगर सबमरीन पूरे में है तो सबमरीन बोट के अंदर तो होने वाली है, तो यानी ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सेकेंड वाला बिल्कुल सही है। थर्ड, सबमरीन आर शिप्स, सबमरीन का कुछ पार्ट तो शिप्स में दिखाई दे रहा है ना, शिप्स में कुछ पार्ट तो दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये बात भी बिल्कुल क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। और लास्ट, सम याचेस आर शिप्स, याच यहां पर है, शिप्स यहां पे है, कोई रिलेशन नहीं, गलत हो जाएगा। कहीं देखो दो गलत हैं, एलिमेंट तो नहीं सेम है, एलिमेंट सेम नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलोज, केवल दूसरा और तीसरा सही है, जो कि ऑप्शन नंबर कहां दिख रहा,
बी में दिखाई दे रहा है। तो आई विश आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, एक और क्वेश्चन क्या बोला गया, ऑल कैरेट्स आर बर्ड्स, सम टेलीफोन्स आर कैरेट्स और ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन। सिंपल वे में देखो जरा सा, सारे के सारे कैरेट्स बर्ड्स हैं, तो कैसे डायग्राम बनेगा इसमें, ऑल सी आर बी, सारे सी के सी जो हैं वो कौन हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। आसानी के साथ बोल दो आप, सम टेलीफोन्स आर कैरेट, कुछ टेलीफोन का पार्ट जो है वो कैरेट में जाएगा, ऐसे ये देखो टेलीफोन का कुछ पार्ट किसके अंदर चला गया, कैरेट के अंदर आ गया। ऑल बेडशीट्स आर टेलीफोन, सारी की सारी बेडशीट जो है वो टेलीफोन के अंदर आने वाली भाई, सारी की सारी जो बेडशीट्स हैं वो टेलीफोन के अंदर आनी। देखो यहाँ पे बेड लिख दे रहा हूँ मैं ऐसे, क्योंकि बी स्टैंड फॉर बर्ड भी है। तो पहला कंक्लूजन क्या था, ऑल बेडशीट्स आर बर्ड। देखो बेडशीट अलग है, बर्ड अलग है, कोई रिलेशन नहीं, सीधे गलत काट दो। सम बेडशीट आर बर्ड, कुछ बेडशीट बर्ड है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। सम बर्ड आर टेलीफोन, कुछ बर्ड टेलीफोन है क्या, तो हाँ बर्ड का कुछ पार्ट तो टेलीफोन के अंदर जाता दिखाई दे रहा है, तो थर्ड वाला बिल्कुल सही है। और ऑल टेलीफोन आर बर्ड, सारे के सारे टेलीफोन बर्ड के अंदर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा ओनली थर्ड फॉलो, और इसमें इधर और कहीं लगेगा नहीं क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ओनली थर्ड विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा ओनली थर्ड। समझ में आई बात, बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और आप इनको आसानी से कर लेते हो, कब, जब आप सारी कंडीशंस को प्रॉपर लेके चलते हो। तो चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने देने की कोशिश की है क्या, एक सीरीज की, इस सीरीज से क्वेश्चन आने तय होते हैं एग्जाम में। जरा इसको देखो, वीडियो को पॉज करो और जरा बनाने की कोशिश करो। सॉरी, क्या बोला गया इसमें कि इफ ऑल द नंबर्स वॉवल्स एंड सिंबल्स हटा दे, भाई नंबर हटा दो, बोला गया इसने क्या कि नंबर हटा दो, वॉवल हटा दो और सिंबल हटा दो, तीनों को हटा दो, ठीक है, हटा दो भाई। अब उसके बाद ऐसा करने के बाद आपका पूछा गया कि लेफ्ट से 8th एलिमेंट क्या होगा। तो चलो कुछ मत करो, लेफ्ट से 8वां गिन लो, इन तीनों को रिमूव करो, इनको काउंट मत करना, तीनों को मान लो हट गए हैं, और लेफ्ट से 8वां काउंट कर लो, जरा कर लें। तो लेफ्ट से 8वां काउंट करें तो भाई 7 तो काउंट नहीं कर सकते, और H कॉन्सोनेंट है तो H 1 हो जाएगा, T दूसरा हो जाएगा, M 3 हो जाएगा, G 4 हो जाएगा, S 5, N 6, 7 और D हो जाएगा 8वां। आप नोटिस करो, एक्चुअली देखा जाए तो सब कुछ हटाने के बाद सारे कॉन्सोनेंट्स ही बचेंगे। तो कॉन्सोनेंट्स में लेफ्ट से 8वां गिन दिया तो आंसर आएगा इसका डी। डी देखो ऑप्शन में है क्या, इसमें ऑप्शन में डी नहीं दे रहा, मतलब नन ऑफ दीज होगा क्या, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 और 8 ही तो आपसे पूछा गया, ठीक है। उन्होंने बोला क्या कि बाएं छोर से 8वां एलिमेंट क्या होगा, तो आंसर लगा दो आप नन ऑफ दीज का। क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर सारे के सारे क्या हटाना है भाई, ऑल द नंबर्स हटाओगे, नंबर हट गया, सारे के सारे वॉवल्स हटाओगे, और उसके बाद क्या बोला गया, सिंबल्स, तो सिंबल्स वाला आंसर तो ये आ ही नहीं सकता, ठीक है। और जी एंड एस की बात करूं मैं तो देखो जी यहाँ पे दिखाई दे रहा, तो वो लेफ्ट से 8वां हो नहीं सकता, और एन यहाँ पे है तो 1 2 3 4 5 6 पे आ रहा, और एस वो भी आपका 5 पे पूछा जाएगा। तो आपको 8वां पूछा गया है, लेफ्ट से 8वां क्या होगा, तो इसका आंसर डी आ जाएगा, नहीं था इसलिए नन ऑफ दीज पे जाएंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन इसी सीरीज से, अब क्या बोला गया कि इस पूरी सीरीज में ना अगर 15 एलिमेंट को, इफ द फर्स्ट 15 एलिमेंट इन द अबव सीक्वेंस आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 16th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। समझ रहे हो आप पूरा क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने कहा कि पहले 15 को पूरा पलट दो, जरा पहले 15 गिनो उसमें कौन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये रहे 15। इन 15 को जब पूरा पलट दोगे तो डेफिनेटली जब ये पूरा पलटेगा तो जो S यहाँ पे वो आ जाएगा शुरू में, तो S की जगह पे कौन आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो राइट से आपसे बोला गया 16वां गिन लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ 12 आ गया। तो इसके बाद देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12 आ गया, 13 14 15 16, यानी आंसर जो होगा वो E की जगह पे जो आएगा वो आंसर में आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है E किसके पास जाएगा, देखो ध्यान से, S की जगह 7 आ जाएगा, 3 की जगह कौन आ जाएगा, H, 3 की जगह H आ जाएगा, ठीक है, 3 की जगह H आ गया, और ये B आ जाएगा इसकी जगह पे, और 5 आ जाएगा 8 की जगह पे। तो ऑब्वियस सी बात है परसेंटेज आ जाएगा E की जगह पे,
ई की जगह पे परसेंटेज आएगा, तो राइट से जो 16 होगा वो परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, राइट से 16 जो होगा वो परसेंट। भाई ये शुरू के जो 15 है वो आपस में पलट जाएंगे, जब पलट जाएंगे तो जो एस यहाँ एंड में दिख रहा है वो चला जाएगा फर्स्ट में, और जो फर्स्ट में दिख रहा है वो यहाँ आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 के बाद इधर से ना गिन के इधर गिन लो, 12 13 14 15 एंड 16, ऐसे भी कर सकते, क्योंकि वही तो उठ के इधर आ जाएगा। तो आंसर इसका आ जाएगा परसेंटेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ये एक क्वेश्चन देखिएगा कि देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ पीपल सिट इन अ लीनियर रो, मतलब एक सर्टेन नंबर वाला क्वेश्चन आ गया एक लाइन में, जल्दी से बनाने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, लेट्स सी। आप इसको ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे कैसे करेंगे भाई, जरा देखो। सर्टेन नंबर वाला नंबर, आपको अगर क्वेश्चन का कंसेप्ट पता नहीं तो सबकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसका प्रॉपर कंसेप्ट मैंने नहीं बताया गया। क्या बोला गया, सबसे पहले क्या बोला गया, सबका चेहरा नॉर्थ में, ऊपर की तरफ सबका चेहरा, अच्छी बात है। 3 पीपल बिटवीन टी एंड वाई, भाई टी और वाई के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो जरा इसका डायग्राम बनाओ। टी और वाई के बीच में अगर 3 को बिठा दो तो टी के बाद 1 2 3 छोड़ के वाई हो गया। ऐसा भी हो सकता है क्या कि टी और वाई के बीच में अगर 3 लोग बैठे हैं तो इसका मतलब टी को इधर करो, 1 2 3 छोड़ के वाई इधर कर दो। 2 केस में लेके चल रहा हूँ, टी और वाई के बीच में 3 लोग, वाई और टी के बीच में 3 लोग, क्वेश्चन शुरू हो गया। कभी भी याद रखना अनसर्टेन वैल्यूज को 2 केस के साथ ही लेके चलते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया, जो आर है ना वो वाई के राइट सेकेंड पे, तो वाई के राइट 1 और 2 पे आर इधर हो जाएगा, इसमें आर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते चलो बनाते चलो। यहाँ पे आगे बोला गया है कि इसमें आर और टी के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग एस और टी के बीच में, आर और टी के बीच में जितने, देखो जरा गिने कितना, इसमें गिनो जरा, आर और टी के बीच में कितने, 1 2 3 4 5, तो टी और एस के बीच में भी 5 होंगे, तो एस इधर होगा इसमें, तो 1 2 3 4 5। आर और टी के बीच में जितने हैं उतने ही एस और टी के बीच में, तो आर और टी के बीच में कितने इसमें आ गए, 1, तो एस और टी के बीच में भी 1 आएंगे, तो यहाँ एस हो जाएगा, यहाँ पे एस के साथ टी आ जाएगा। एस और टी के बीच में भी कितने आ गए, 1 आ गया। फिर क्या बोला गया, H इज थर्ड राइट ऑफ S। ठीक है, S के राइट थर्ड पे H है, तो 1 2 3 पे H आ गया, और S के राइट 1 2 3 पे यहाँ कौन आ जाएगा, H। दोनों केस बनते चले जा रहे हैं भाई, आगे देखो। फिर उसके बाद क्या बोला गया, जो C है वो किसी भी कीमत पर नेबर है किसका, Y का, लेकिन R का नहीं। C Y का पड़ोसी तो है लेकिन R का पड़ोसी नहीं है, तो C इसमें यहाँ आ जाएगा। और इसमें देखो C Y का पड़ोसी है लेकिन R का नहीं, तो C इसमें यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो जरा इसमें क्या बोला गया। आगे बोलता है इसमें कि 1 पीपल बिटवीन H और M, भाई H और M के बीच में कितने लोग बैठे हैं, सिर्फ 1 लोग बैठे हैं। H और M के बीच में अगर 1 लोग बैठे हैं, जरा देखो, अगर H यहाँ हुआ तो 1 छोड़ के M यहाँ पे आ सकता है क्या, H और M की बात करें तो 1 छोड़ के यहाँ पे M आ सकता है क्या, जरा एक बात बताओ मुझे। 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, ठीक है। H और M के बीच में 1 लोग है, यहाँ डाउट है। इसमें देखो H के बाद 1 छोड़ के M यहाँ भी आ सकता है, उधर भी जा सकता है, तो मैं इसको अलग से लिखूंगा कि H और M के बीच में सिर्फ 1 लोग बैठने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें क्या बोला गया, M के बारे में बोला गया हु मतलब M जो है वो S का पड़ोसी नहीं। चलो भाई, M अगर S का पड़ोसी नहीं तो यहाँ पे M नहीं आ सकता, इसमें M यहाँ आ जाएगा। और इसमें भी H और M के बीच में 1 लोग हैं, तो यहाँ पे M आ जाएगा, यहाँ पे M आ नहीं सकता, S का पड़ोसी नहीं रखना। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोला गया, उसके बाद क्या बोला गया भाई, M जो है, ये देखो M के बारे में बात की गई कि M जो है ना हर हाल में Z के लेफ्ट सेकेंड पे होगा, M Z के लेफ्ट सेकेंड पे होगा। जरा सोचो, अगर M Z के लेफ्ट सेकेंड पे होने वाला है तो Z तो यही होगा, Z के लेफ्ट सेकेंड पे M हो गया। इसमें देखो Z यहाँ हो जाएगा, Z के लेफ्ट सेकेंड पे M इधर हो जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है। आगे देखो जरा सा, 1 पीपल बिटवीन Z एंड G, दोनों चलते जा रहे हैं भाई, G और Z के बीच में 1 लोग होना चाहिए भाई। तो अगर Z यहाँ है तो 1 छोड़ के G इधर हो गया, और Z और G के बीच में 1 लोग, देखो जरा सा इसमें हो पाएगा क्या। अगर Z यह है तो 1 छोड़ के G यहाँ हो नहीं सकता, और 1 छोड़ के G यहाँ होगा नहीं, तो ऊपर का केस गलत हो गया, नीचे वाला केस बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, Z और G के बीच में 1 लोग हो गया। अच्छा, आगे क्या बोला गया, G जो है ना वो किसी एक एंड पे है और 6 लोग बैठे हैं किसके, T के बीच में। T के लेफ्ट में 6 लोग हैं, G एंड पे हो गया, T के लेफ्ट में 6 गिनो, तो 1 2 3 4 5 और एक और आ गया 6। तो ये देखो नीचे वाला केस आपका बिल्कुल सही हो गया, नीचे वाला केस आपका बिल्कुल सही हो गया।
और ऊपर वाला कैंसिल। तो कभी भी अनसर्टेन नंबर वाला क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा 2 केस के साथ चला करो। जरा देखें इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है भाई? पहला इसमें क्वेश्चन क्या बोला गया कि अगर y का रिलेशन r से है जैसे चाहो वैसे, मतलब किसी तरीके से y का रिलेशन r से और h का रिलेशन m से है, तो उसी प्रकार से z का रिलेशन किससे? जरा देखो, y का r, h का m, ठीक है, y का रिलेशन r से और h का m से। y का अगर r से देखा जाए तो 1 का गैप है और h और m का बिल्कुल 1 का रिलेशन है, तो ऐसे ही z का किससे होगा? तो z का एक रिलेशन किससे होगा भाई? g से। किससे होगा? g से हो जाएगा। आंसर इज g। एक एक के गैप पे यहां पे चीजें दे दी गई। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया क्वेश्चन में? अगला क्वेश्चन जो बोला गया, क्या बोला गया? अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया भाई कि हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन टी एंड टी, और वो जो z के कहां बैठा है? राइट सेकंड पे, मतलब t और z के राइट सेकंड वाले व्यक्ति के बीच में कितने लोग हैं? t और z के राइट सेकंड पे, तो z के राइट सेकंड पे कौन आएगा? g आएगा। तो t और g के बीच में कितने? गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। t और z के राइट सेकंड यानी g के बीच में कितने लोग हैं? 10 लोग हैं भाई। आंसर इज 10। ठीक है, आंसर आएगा 10। आए एक बार आपने बनाया तो 5 क्वेश्चन तो कोई रोक नहीं सकता इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ट्राई करो। आपको पूछा गया एस के राइट में 7th पे कौन है? एस के राइट में 7th पे कौन है? गिनो जरा, एस के राइट में 1 2 3 4 5 6 7। आंसर इज Z। इसका आंसर आ जाएगा Z। एस के राइट सेकंड पे कौन आ जाएगा? Z आ जाएगा, राइट 7 पे। नेक्स्ट आगे देखो जरा सा, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। बस ऐसे ही तो करना है आपको, और इसके अलावा और कुछ दिमाग नहीं लगाना। लाइन में टोटल कितने लोग आ रहे हैं भाई? टोटल तो जरूर पूछता है ऐसे वाले क्वेश्चन में। गिनो जरा, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद ये हो गया 10 यानी 17 और एक 18 आ जाएगा। लाइन में कितने लोग बैठे हैं भाई? 18 लोग बैठे हैं, 18। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे यहां पे आप क्लियर करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the position of R with respect of H? R का H के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन है, या H के रिस्पेक्ट में R किस साइड है भाई? H के रिस्पेक्ट में R किधर है? तो H यहाँ पे है, R यहाँ है, तो H के रिस्पेक्ट में R किधर है? लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 7, लेफ्ट 7 आएगा भाई। R H के लेफ्ट 7 पे दिखाई दे रहा, तो बस लेफ्ट 7 कहाँ दिखाई दे रहा भाई? लेफ्ट 7 फर्स्ट ऑप्शन है, 7th टू द लेफ्ट। आपका एक पजल और आपके सिलेक्शन के चांसेस कितने बढ़ गए। देखो सारे क्वेश्चन सही होंगे अगर आपने पजल सही बनाया। अब यहाँ पे कुछ बच्चों की एक लापरवाही ऐसी भी रहती है कि पजल बनाने के बाद क्वेश्चन पढ़ के गलत कर देते हैं, तो ये चीज मत करना। चलो भाई, इन इक्वालिटी पे जरा ध्यान देते हैं। इन इक्वालिटी पे क्या बात बोलेगी? हमको चलना है भाई W से T में। आपने याद रखना, जो भी टॉपिक आपको लग रहा है कि आपसे नहीं बन रहा, उसके सारे के सारे कंप्लीट सेशन कंसेप्ट के साथ आपको यहाँ पे लिंक में मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। तो W से T चलें। अगर मैं W से T जाऊंगा तो W से T कैसे जा सकते हैं? जरा सोचो। W से T जाने के लिए पहले W से R जाना पड़ेगा और फिर R से T जाना पड़ेगा। तो W से अगर मैं R जाऊंगा तो ये R पहुंच गया, यानी इनके बीच में साइन क्या आ गया? लेस देन का। और R से T इक्वल है तो इक्वल कर दो। प्रेफरेंस किसको देंगे? यहाँ पे लेस देन को देंगे। यहाँ लेस देन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखो Y से R इक्वल आ गया तो सीधे गलत काट दो, क्योंकि इक्वल तो गलत होना ही होना है। देखो Y से जब R की तरफ आप जाओगे तो 2 साइन दिखाई देंगे, पीछे से आगे जाते वक्त साइन पलट जाएगा, तो ये साइन ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा, तो प्रेफरेंस देंगे ग्रेटर को। है नहीं तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा नीदर 1 नॉर 2, दोनों ही यहाँ पर गलत है। ना तो पहला सही होगा ना ही दूसरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसमें क्या बोला गया? A से Q। देखो यहाँ पे एलिमेंट सेम दिखाई दे रहे हैं, तो एक बार चेक कर लेना, इधर और तो नहीं लगेगा। अगर दोनों गलत हुए तो जरूर चेक कर लेना। अगर मैं A से Q की तरफ जाऊंगा तो इसमें प्रेफरेंस किसको दूंगा? ग्रेटर इक्वल को। देखो सारे ग्रेटर इक्वल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ नहीं दिख रहा, दोनों गलत हैं। एलिमेंट दोनों सेम है और इनके साइन को मर्ज कर दो तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा बनेगा, और उससे हमारा स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो जाएगा। तो मतलब इसका आंसर आएगा ईदर 1 और 2।
पहला या दूसरा। कभी भी याद रखना कंक्लूजन में एलिमेंट सेम दिखाई दें तो आप, अगर गलती हो गए मतलब दोनों गलत कर दिया आपने, दोनों को गलत किया कि दोनों गलत हैं, तो उसके बाद आप इधर और ज़रूर चेक करेंगे, ठीक है ना। इससे आपका आंसर 100% सही होगा। इधर और भूलना मत भाई। आप देखो यहाँ पे एलिमेंट दूसरे दूसरे हैं तो आप रिलैक्स हो जाओ कि यहाँ पे इधर और नहीं लगेगा। एक्स से जी अगर जाते हैं, एक्स से जी आप जाओगे तो यहाँ पे देखो सारे साइन एक तरफ देख रहे हैं, प्रेफरेंस ग्रेटर को देंगे। यहाँ लेस देन है, सीधे सीधे गलत काट दो। जेड से वाई की तरफ चलो जरा सा। अगर जेड से वाई जाना है मुझे तो ऑब्वियस सी बात है जेड से एफ जाना पड़ेगा और एफ से वाई। तो पीछे से आगे जाओगे साइन पलट गया, और एफ की तरफ से पीछे से आगे जाओगे तो भी साइन पलट जाएगा। तो जैसे ही साइन पलटेगा साइन ऑपोजिट हो जाएगा, तो ये कंक्लूजन भी क्या होगा, गलत हो जाएगा, है ना। साइन ऑपोजिट हो जाएगा, साइन ऑपोजिट हुआ कि सारा का सारा खेल खत्म। तो आंसर आएगा इसका नन फॉलो या नीदर वन नॉर टू, ना तो पहला ना ही दूसरा। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसको देखो जरा सा, Q से L चलना है तो भाई Q से पहले जाना पड़ेगा कहाँ पे, इन दोनों में कॉमन कौन दिखाई दे रहा है, तो Q से अगर L चलूंगा मैं तो यहीं दिख जाएगा आपको। देखो पीछे इक्वल, देखो पीछे से आगे जाओगे तो यहाँ पे पहला साइन इक्वल आ गया और ये साइन पलट जाएगा कुछ ऐसा। तो प्रेफरेंस इसको देंगे, यहाँ दिखाई दे रहा है, मतलब पहला वाला बिल्कुल सही है। और K से अगर Y की तरफ जाएं आप लोग तो K से Y जाने के लिए पहले K से कहाँ जाएंगे, L की तरफ, ठीक है। K से L की तरफ जाएंगे और जब L की तरफ आप जाते हैं तो यहाँ नोटिस करो पीछे से आगे से पीछे की तरफ जाएंगे तो यही साइन आ रहा है आपके पास, तो सॉरी ये साइन। और उसके बाद L से Y की तरफ जा रहे हैं आप, L से Y की तरफ आप जा रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे ये इक्वल का साइन है, ठीक है, ये इक्वल का साइन है। तो L से Y की तरफ आप जाएंगे तो इक्वल का साइन आ रहा है। तो प्रेफरेंस किसको देंगे, यहाँ पे लेस देन को देंगे। यहाँ लेस देन दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज, कि भाई दोनों सही हैं, ठीक है, वहाँ पे वो इक्वल था। चलिए, तो आई विश आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। और अगर ऐसे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप बहुत फॉर्चुनेट हैं, क्योंकि आपसे एग्जाम में इस बार काफ़ी क्वेश्चन अच्छे बनेंगे रीजनिंग के। और याद रखना क्लर्क में तो आपको 40 में 40 नंबर लाने हैं, रीजनिंग में कंपटीशन इतना बढ़ चुका है। पी से टी चलना है भाई, ज़रा पी से टी चेक करो। पी से टी अगर आप जाते हैं तो क्या होगा, देखो ध्यान से। पी से डी जाने के लिए आपको देखो यहाँ पे यहीं से डायरेक्टली चले जाओगे। तो पहला इक्वल आ गया, दूसरा ग्रेटर इक्वल और ग्रेटर, तो प्रेफरेंस ग्रेटर को देंगे, यहाँ दिख रहा सही है। अगला देखो जे से एक्स की तरफ चलना है। अगर जे से एक्स की तरफ जाएंगे तो यहीं दिख रहा आपको, कहाँ, नहीं जेड है वो। जे से एक्स जाने के लिए पहले आपको जे से जाना पड़ेगा पी की तरफ और पी से फिर एक्स की तरफ जाओगे। तो जे से पी जाओगे तो साइन पलट जाएगा, तो ऐसा दिखाई देगा और फिर इक्वल आ गया। उसके बाद देखो पी से एक्स, पीछे से आगे जाओगे साइन पलट जाएगा, कैसा दिखाई देगा भाई, ऐसा। तो प्रेफरेंस किसको देंगे यहाँ पे, लेस देन को। यहाँ लेस देन दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो इसका आंसर आएगा बोथ फॉलोज, दोनों के दोनों बिल्कुल अपनी जगह पे सही हैं 100%, ठीक है। समझ में आई बात आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे एक और पजल आपके सामने आ गया, जरा वीडियो को देखो ध्यान से, सेशन को देखो यहाँ पे, या इस वीडियो क्वेश्चन को ध्यान से देखो और बनाने की कोशिश करो। एक बार इंग्लिश में पूरा देख लो, उसके बाद मैं हिंदी में पूरा दिखा देता हूँ। हिंदी में आई थिंक पूरा है यहाँ पे ना, क्वेश्चन पूरा है। एक बार आप वीडियो को पॉज करो, इसको बनाने की कोशिश करो, जरा पॉज करके वीडियो को बनाने की कोशिश करो। चलिए मैं इसको बना के दिखाता हूं। 7 लोग हैं भाई, किसी क्विज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने 7 अलग अलग महीनों में जाते हैं और महीने मंथ मार्च से सितंबर की तरफ हैं। चलो एक बार बनाते हैं। आई थिंक आपने बनाया होगा और आपका सही भी होना चाहिए। तो मार्च से सितंबर अगर मैं बनाऊं, ये देखो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। हमेशा इस बात का ख्याल रखना आप लोग कि जब भी महीनों के नाम आप लिखते हो ना किसी भी पजल में, तो उनके डेज ज़रूर लिखा करो। ये 31 का महीना है, ये 30, ये 31, ये 30, ये 31, ये भी 31 और ये 30, ठीक है। आप हमेशा नंबर ऑफ टोटल डेज लिखा करो, इनका डेफिनेटली रोल रहता है इसमें, कुछ ना कुछ पूछेगा जरूर। देखो इसमें भी कुछ ना कुछ पूछे ही होगा। स्टार्ट कहाँ से करते हैं भाई, यहाँ से। डी गोज इन द मंथ विच हैव इवन नंबर ऑफ डेट। आ गया कि नहीं आ गया इवन नंबर, मतलब यहाँ पे डेज आपको कंफर्म देना होगा। तो डी जो है ना
उस महीने में जाता है क्विज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने जो अपने आप में इवन नंबर वाला डेट है। तो इवन नंबर वाला डेट अगर देखा जाए हमारे पास 3 है, एक 30 ये है, एक 30 ये है और एक 30 ये है। तो यानी डी की 3 कंडीशन के साथ क्वेश्चन को आप शुरू कर सकते हैं। तो एक काम करें क्या, जल्दी से 3 कंडीशन यहाँ पे बना देता हूँ मैं। क्वेश्चन को रोकना नहीं है, 3 कंडीशन के साथ लेके चलना है भाई। तो ये ऐसे मैंने बना लिया। और डी अगर बोला जाए कि आपका अगर इवन नंबर यानी इवन नंबर ऑफ डेज में आएगा तो डी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। डी एक कंडीशन, दूसरी कंडीशन की डी की यहाँ हो गई और तीसरे वाले डी की यहाँ कंडीशन हो गई। क्वेश्चन शुरू हो चुका है। चलो आगे जरा देखो यहाँ पे, मोर देन 3% बिटवीन डी एंड सी। मोर देन 3 का मतलब क्या होगा, डी और सी के बीच में अगर 3 से ज्यादा लोग जाते हैं तो इसका एक ही मतलब निकल के आता है, क्या मतलब निकल के आता है, अगर 3 से ज्यादा हैं तो 3 नहीं होंगे, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा। तो डी और सी के बीच में अगर 3 से ज्यादा है तो देखो 1 2 3 तो छोड़ ही दो, 4 लेके चलेंगे यहाँ पे तो सी आ जाएगा। देखो डी और सी के बीच में 3 से ज्यादा लोग हैं, मतलब कितने लोग हैं, 4, मिनिमम 4 तो होंगे। इसमें देखो अगर डी यहाँ पे है तो सी यहाँ आ गया। इस वाले केस में देखो नहीं आएगा, 3 का गैप दिख ही नहीं रहा भाई यहाँ पे। इसमें देखो 1 2 3 4 छोड़ के सी यहाँ आ जाएगा। और एक और केस बन सकता है जिसमें सी टॉप पे आ जाए। तो क्यों ना ये जो केस सेकंड वाला गलत हुआ है, इसमें डी को नीचे रख दें, ठीक है, और सी को हमने टॉप पे रख दिया। तो डी और सी के बीच में देखो 3 से ज्यादा लोग हो गए, तीनों केस प्रॉपर चले जा रहे हैं यहाँ पे। आगे जरा बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो इसमें क्या बोला गया भाई। सबसे पहले ओनली 2% बिटवीन एफ एंड सी। भाई एफ और सी के बीच में 2 लोग हैं तो 1 और 2 छोड़ के यहाँ तो एफ की जगह फिक्स हो गई, 1 और 2 छोड़ के यहाँ भी फिक्स हो गई, 1 और 2 छोड़ के यहाँ भी फिक्स हो गई। चलो फॉर्चुनेटली तीनों में जगह फिक्स हो गई। आगे देखो क्या बोला गया, ई जो है ना वो जी के बाद जाएगा, ठीक है भाई। जी के बाद कहीं पे कौन जाएगा, ई। देखो बाद का मतलब होता है तुरंत बाद भी हो सकता है और बाद में कभी भी हो सकता है। तो ई जो है वो जी के बाद जाएगा। आगे देखो यहाँ पे क्या बोला गया, आफ्टर जी हु मतलब किसकी बात हो रही है, जी की। कि जो जी है वो मार्च के महीने में नहीं जाता, ठीक है। इसको मैं यहां लिख लेता हूं कि जी जब भी जाएगा किसी भी महीने में, लेकिन मार्च में नहीं जाएगा। जी मार्च में नहीं आना चाहिए, ठीक है भाई। आगे पढ़ लो, इसमें क्वेश्चन को रोकना नहीं। 3% बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तो ए और बी के बीच में अगर 3 लोग हैं तो इसको भी मैं ऐसे लिख लेता हूं। हो सकता है बी ऊपर हो ए नीचे हो, ठीक है, छोड़ दो भी फिलहाल के लिए। आगे जरा पढ़ लेते हैं इसमें। ए डज नॉट गो आफ्टर सी, मतलब ए सी के बाद नहीं जाएगा तो सी के पहले ही जाएगा ए। तो ये वाला केस गलत हो गया। देखो सी के बाद ए नहीं आ सकता, मतलब पहले जाएगा। तो यहां तो ए यहां आ चुका है और सी में ए इसमें कहीं भी आ सकता है। अगर ए यहां आ गया तो 1 2 3 छोड़ के यहां बी आ ही नहीं सकता। ए और बी के बीच में 3 का गैप है ना, तो 1 2 3 छोड़ के बी नहीं आ सकता। तो ये केस भी गलत हो गया। मतलब ये वाला केस जो है वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। जरा सोचो, अगर ए और बी के बीच में 3 लोग हैं, सपोज अगर मान लो ए यहां आ गया, 1 2 3 छोड़ के बी यहां आ सकता है। ए यहां आ गया तो 1 2 3 छोड़ के बी नहीं आ सकता। मतलब ए को मैं यहां रखूं तो यहां कौन आ सकता है, बी आ सकता है, 1 2 3 छोड़ के, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ना कि बी ऊपर हो और ए कहां हो, नीचे हो। ऐसा भी तो हो सकता था, दोनों मैंने कर लिया। फिर उसके बाद क्या बोला गया, मोर देन 1 मंथ बिटवीन ए एंड एफ। ए और एफ के बीच में 1 से ज्यादा महीनों का गैप है। चलो यहां से काफी कुछ क्लियर होगा। अगर ए और एफ के बीच में 1 से ज्यादा महीनों का गैप है तो एफ और ए यहां तो होंगे नहीं। तो इसका मतलब यहां से ए हट जाएगा, यहां बी की जगह फिक्स हो गई, ऊपर वाले में कौन आ जाएगा, ए। और जैसे ही ए आया फिर तुम्हारा वो जो जी और ई है वो अपने आप बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा, मतलब बन जाएगा क्यों, क्योंकि जी जो है यहाँ पे आ जाएगा और ई यहाँ आ जाएगा। देखो जी मार्च के महीने में नहीं होना चाहिए, देखो मार्च का महीना ऊपर है। तो ये इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और इससे 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और आप उनको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। जरा देखिए अब इसमें क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं। कोशिश करिए आप एक डायग्राम से न जाके 2-3 डायग्राम से जाएं, क्योंकि एग्जाम में ना अगर डायग्राम गलत होता है तो वहाँ बहुत ही निराशा होती है कि आप फिर से टाइम शुरू करके दूसरा बनाएंगे। तो आप 3-3 कंडीशन से लेके जा सकते हो इस क्वेश्चन को और वहां पर आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। क्या पूछा गया, हाउ मेनी पर्सन्स आर गोइंग बिटवीन जी एंड बी। भाई जी और बी के बीच में कितने लोग जा रहे हैं,
तो जी और बी के बीच में देखा जाए कितने लोग जा रहे हैं, जी अगर यहाँ है और बी यहाँ है तो कितने लोग हैं भाई, एक लोग हैं, तो इसका आंसर आएगा क्या, 1। जी और बी के बीच में सिर्फ एक लोग ट्रैवल करने जाएंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 1। सेकंड देखो जरा सा, ये बताओ सी के बारे में क्या सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। सी एफ के पहले जाता है, देखो जरा क्या इसमें सी एफ के पहले जा रहा है, क्या सी एफ के पहले जा रहा है, तो देखो एफ के पहले सी नहीं जा रहा भाई, एफ के बाद आ रहा, तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा, सी और जी के बीच में केवल 3 बंदे जाते हैं, सी और जी के बीच में केवल 3, सी के बाद 1 2 3 छोड़ के जी, हाँ ये वाला बिल्कुल क्या है, सही है। सी और जी के बीच में केवल 3 लोग जाते हैं, बिल्कुल सही है। आगे देखो सी सितंबर में जाता है, जरा चेक कर लो, क्या सी सितंबर में जा रहा, तो जी हाँ सी सितंबर में जा रहा, तो ये वाला भी अपनी जगह पे सही है। तो अगर यहाँ पे सी और डी दोनों सही है, तो सी और डी अगर ऑप्शन में देखा जाए तो कहाँ दिखाई दे रहा है, कहीं ऑप्शन में है क्या, सी और डी ऑप्शन में है क्या, माफी चाहूंगा यहाँ पे क्या था, सी जी के ठीक पहले जाता है, ये देखो लाइन मैंने लग रहा ध्यान नहीं दी, इट्स अ बी होगा, ये वाली लाइन सही थी, सी जी के बीच में 3 बंदे, ये लाइन सही थी। अच्छा सी जी जो है वो सी के पहले है क्या, तो सी के जस्ट पहले जी यहाँ पे नहीं है, तो ठीक है ये तो बिल्कुल सही था। और लास्ट वाला सी सितंबर में जाता है, ये भी सही, तो आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहे हैं, एक बी वाला आ रहा है और एक आपका डी वाला आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ई हो जाएगा। बी और डी दोनों यहाँ पे प्रॉपर सही है। समझ में आई बात आपको। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको इनको सॉल्व करना है इस तरह से, और एक बार पजल बनी तो 5 क्वेश्चन बन जाएंगे। लो एक और ट्राई करो, जी और बी के बीच में कितने लोग आ रहे हैं भाई, जी और बी के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, तो जी और बी के बीच में कितने आ रहे हैं, जी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, कितने लोग आ रहे हैं, सिर्फ एक लोग आ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 1 या 1%, ठीक है। ये लो जी और बी के बीच में सिर्फ एक लोग हैं। अगला क्वेश्चन देखो जरा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ई के जाने वाले महीने के ठीक बाद कौन जा रहा है, या ई के जस्ट बाद, ई के हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन आर गोइंग इमीडिएट आफ्टर द मंथ इन विच ई गोज, ई के बाद वाले जस्ट महीने में कौन जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है ई के जस्ट बाद कौन जाएगा, डेफिनेटली कौन जा रहा, सी जा रहा, ई के जस्ट बाद कौन जा रहा, सी जा रहा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, ई के जस्ट बाद कौन जा रहा, सी जा रहा। देखो आपको कितने आसानी के साथ क्वेश्चंस प्रॉपर बनना है। चलिए आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन बताइए, इसमें से अप्रैल के महीने में कौन जा रहा, अप्रैल के महीने में कौन जा रहा, जरा चेक कर लीजिए, अप्रैल के महीने में कौन जाएगा भाई, तो देखो अप्रैल के महीने में कौन जा रहा, मार्च अप्रैल, आंसर इज डी, डी है जो अप्रैल के महीने में जा रहा है। देखो कितना आसानी के साथ आपके क्वेश्चन सारे बन जाते हैं जब आप एक पजल को प्रॉपर बना लेते हैं। समझ में आई बात, ठीक है, तो आंसर इसका आ जाएगा डी। आई विश आपको ये वाला क्वेश्चन प्रॉपर समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपका है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेट करके, चाइनीज कोडिंग। इसके भी तकरीबन 5 क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, तो देखिए जरा इसके कोड्स निकालने की कोशिश करिए। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से क्या बोला गया, ये वाले क्वेश्चन 5 एग्जाम में आने ही आने हैं, तो बढ़िया से पढ़ के जाना, कंसेप्ट क्लियर कर लेना, और इनमें भी थोड़ा ध्यान देना, क्वेश्चन कुछ अच्छे बन सकते हैं। मैं कुछ बताऊंगा नहीं, डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आ जाता हूँ। क्वेश्चंस क्या है भाई, देखो जरा, पहला आपको पूछा गया है कि स्मार्ट का कोड क्या हो जाएगा, जरा ढूंढो स्मार्ट आपको कहाँ दिखाई दे रहा है। इसमें आप नोटिस करेंगे तो जो पहले वाला क्वेश्चन अगर बात करें, पहले वाला, ठीक है, स्मार्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर बात करूँ मैं, स्मार्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है, स्मार्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है फर्स्ट वाले में। सेकेंड वाले में आपको स्मार्ट कहीं दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। थर्ड वाले में स्मार्ट दिखाई दे रहा है, नहीं। फोर्थ वाले में आपको स्मार्ट दिखाई दे रहा। तो आपने नोटिस किया कि जो स्मार्ट वर्ड है वो पहले वाले में और चौथे वाले में कॉमन है, तो इसका जो कोड होगा वो भी पहले और चौथे में क्या दिख रहा है आपको, कॉमन दिखना होगा। तो देखो जरा फर्स्ट और फोर्थ में कौन सा कोड कॉमन है, जो सिर्फ फर्स्ट में और फोर्थ में, तो एक्स ई, ये फर्स्ट और फोर्थ में है, लेकिन आप नोटिस करोगे कि एक्स ई जो है वो यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है थर्ड में, तो इसका मतलब एक्स ई कोड नहीं हो सकता, ठीक है। जेड एच, क्या इसमें जेड एच है, नहीं होगा। एच एक्स, अब बचा एच एक्स, तो एच एक्स एक ऐसा कोड है जो सिर्फ पहले और तीसरे में कॉमन है, बाकी कहीं भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब जो स्मार्ट का कोड हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें एच एक्स, ठीक है। स्मार्ट का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एच एक्स हो जाएगा। सिंपल, 1 नंबर आपको मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आपको इसमें अगला बताना है 2 वर्ड का, एक तो वर्क और एक तो पिक्चर, ठीक है। अगर वर्क और पिक्चर की बात कर ले, ठीक है, तो इधर को वर्क और पिक्चर में ध्यान से देखो, ये वर्क हो गया, तो पहले वर्क का निकालो, वर्क यहां हो गया, वर्क यहां हो गया, 2 वर्क हो गए। अब उसके बाद अगर बात करें
दो जगह वर्क यहाँ पे आ गया। अच्छा, वर्क आपको थर्ड में भी दिखाई दे रहा, फर्स्ट में भी सेकंड में भी दिखाई दे रहा। फर्स्ट में तो नहीं है ना, वर्क फर्स्ट में नहीं है, बाकी सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो तीनों में कौन सा कोड है जो कॉमन है भाई? देखो इन तीनों में कॉमन दिखाई दे रहा। तो आप नोटिस करोगे कि तीनों में दिखाई देने वाला वर्ड जो होगा वो HA कहीं पे है क्या? नहीं है, इसमें भी नहीं होगा। DX, इसमें DX है, इसमें DX नहीं है। DA, देखो आप नोटिस करो, DA यहाँ पे भी है, DA यहाँ पे भी है, और DA यहाँ पे भी है। तीनों में DA आपको कॉमन दिखाई दे रहा है और DA ऊपर नहीं है, तो इसका मतलब वर्क का कोड जो हो जाएगा वो DA हो चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब वर्क का जो कोड होगा वो DA हो चुका है, हो गया। अब किसकी बात करें बेटा? यहाँ पे पिक्चर्स की। ठीक है, जरा पिक्चर्स को निकाल लेते हैं। तो पिक्चर्स देखो आपको फर्स्ट में दिखाई दे रहा है, सेकेंड में नहीं है, थर्ड में है क्या? हाँ जी, थर्ड में है और फोर्थ में भी है। तो पहले में, तीसरे में, चौथे में कौन सा कोड कॉमन है? तो वो आपको दिखाई देगा HX। HX है क्या? नहीं, HX नहीं था, HX नहीं था, XE था शायद। XE यहाँ पे भी है, XE यहाँ पे भी है, और XE यहाँ पे भी। HX तो कोड हमने निकाला था स्मार्ट का, तो भाई XE हमारा हो जाएगा इसका ये वाला आंसर। तो आंसर इज DA और XE। जरा देखो, DA और XE आपको ऑप्शन में है क्या? देखो ध्यान से, तो DA के साथ XE दिखाई दे रहा है कहीं पे, तो DA के साथ XE ऑप्शन नंबर D में दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आसानी से आंसर्स बन जाएंगे सारे अगर आपको पिक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखो, टेस्ट स्मार्ट एम। ठीक है, टेस्ट स्मार्ट और एम। आपने अभी थोड़ी देर पहले स्मार्ट का निकाला है, क्या निकाला है बेटा? HX निकाला शायद। स्मार्ट का आपने HX निकाला है ना? और अगर HX निकाला है तो इसका मतलब आप यहीं से कैंसिल कर दो ना, ये दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। कौन कौन से? फर्स्ट और थर्ड। अब बस चेक कर लो किसका बेटा? B और D की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर मुझे B दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक बार चेक कर लो। इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोगों ने स्मार्ट का कोड तो निकाल दिया भाई। ठीक है, स्मार्ट का कोड तो हम लोगों ने HX निकाला था। टेस्ट का जरा निकालो। टेस्ट फर्स्ट में दिखाई दे रहा, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं। अगर टेस्ट सिर्फ सेकंड में दिखाई, सॉरी फर्स्ट में दिखाई दे रहा, तो इसका कोड भी सिर्फ फर्स्ट में होगा। तो वो कोड कौन है भाई? ZH। ZH और कहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो इसका मतलब टेस्ट का कोड हो जाएगा ZH। ठीक है, ZH हो गया। और एम का कोड देखो जरा सा, जल्दी से निकालो एम का कोड। तो एम वर्ड हमको फर्स्ट में दिखाई नहीं दे रहा, सेकंड में दिखाई नहीं दे रहा, थर्ड में दिखाई नहीं दे रहा, और एम वर्ड आपको फोर्थ में भी दिखाई नहीं दे रहा। ध्यान से देखना, फर्स्ट में भी नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी। तो इसका जो कोड होगा वो भी क्या होगा? ऐसा कोड होगा जो कहीं पे दिखाई ना दे। तो जरा चेक कर लें इसका आंसर। दो आंसर तो आपको क्लियर हो चुके हैं इसमें। ठीक है, दो आंसर तो हो चुके हैं। तो यहाँ पे टेस्ट का ZH हो जाएगा, ZH। ये देखो ऑप्शन मैंने पहले कहा था कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको एक बात तो पता था कि स्मार्ट का कोड HX होना चाहिए। अब इन दोनों में HX तो दिख रहा और साथ ही ZH होना चाहिए। इसमें ZH कहीं दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा। यहाँ हो जाएगा, क्योंकि जो एम का कोड हमने पॉसिबली सोचा था वो क्या हो जाएगा? MA हो जाएगा, क्योंकि वो है ही नहीं। जो वर्ड नहीं है कोड में उसका कोड भी कहाँ से हो जाएगा? उस पूरे सीक्वेंस में। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जो मैंने कहा था प्रोबेबली हो सकता है। पिक्चर एयरपोर्ट की अगर बात करें, पिक्चर एयरपोर्ट और स्टैंडर्ड। ठीक है, पिक्चर एयरपोर्ट और स्टैंडर्ड मैं यहां लिख ले रहा हूं, पिक्चर एयरपोर्ट और एक दूसरा था स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड। पिक्चर एयरपोर्ट और स्टैंडर्ड का पूछा गया आपसे कोड क्या हो जाएगा। देखो जरा, पिक्चर एयरपोर्ट की अगर बात करूं मैं, तो पिक्चर यहां दिख रहा, पिक्चर आपको फर्स्ट वाले में दिखाई दे रहा, और पिक्चर आपको यहां दिखाई दे रहा। तो इन तीनों में कॉमन कोड हमने क्या निकाला था? अगर आपको याद हो तो पिक्चर का कोड हमने क्या निकाला था? इन तीनों में कॉमन कौन दिखाई दे रहा है? फर्स्ट में, थर्ड में और फोर्थ में। तो आप नोटिस करोगे कि इन तीनों में जो कॉमन दिखाई दे रहा है आपको वो XE था। ठीक है, तो पिक्चर का कोड तो हमने निकाला था इसमें XE। ठीक है, अब एयरपोर्ट का और निकाल दो, क्वेश्चन बन जाएगा। एयरपोर्ट की बात करूं मैं, ये देखो, तो एयरपोर्ट आपको कहाँ दिखाई दे रहा है भाई? एयरपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और एयरपोर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है? फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है,
थर्ड में नहीं, आपको दिखाई दे रहा, फोर्थ में भाई एयरपोर्ट नहीं है, तो एयरपोर्ट शब्द सिर्फ थर्ड में दिखाई दे रहा है, तो इसका कोड भी डेफिनेटली ऐसा होगा जो सिर्फ थर्ड में होने वाला है। तो आप नोटिस करो DX ऊपर है, XE है, DAV दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसका मतलब एयरपोर्ट ऊपर है कहीं पे, हाँ यहाँ है, देखो एयरपोर्ट आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है भाई, देखो जरा सा, DX ही है जो कॉमन दिखाई दे रहा है, बाकी कोई तो है नहीं ऐसा। XE आपको ऊपर भी दिखाई दे रहा है और DA आपको नीचे भी दिखाई दे रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा भाई DX। चलो ये तो आंसर निकल गया आपको DX और XE। स्टैंडर्ड का और निकाल दो इसमें। अगर बात करूं स्टैंडर्ड की, तो स्टैंडर्ड आपको यहां दिखाई दे रहा है और फर्स्ट में नहीं दिखाई दे रहा, सेकंड में है, थर्ड में दिखाई नहीं दे रहा है, फोर्थ में दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड अगर वर्ड सेकंड में है तो इसका कोड भी सिर्फ सेकंड में होगा, तो वो कोड कौन होगा, HA। HA एक ऐसा कोड है जो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब स्टैंडर्ड कोड हो जाएगा HA। और XCDX तो हमारा हो चुका है किसका, पिक्चर और एयरपोर्ट का, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलो चेक कर लेते हैं इसको जल्दी से। पिक्चर एयरपोर्ट का हमारा हो गया XCDX, ये देखो ऑप्शन नंबर बी। और इसका अगर देख लें स्टैंडर्ड का, तो स्टैंडर्ड का हमने क्या निकाला भाई, HA, हा, ठीक है, आंसर इज हा हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चन तो मुझे लगता नहीं कि आपको कोई दिक्कत या तकलीफ देने वाले हैं और आप इनको बहुत ही स्मूथली कर पाएंगे, कर ही लेना। और टारगेट ये रखना कि इस बार आरआरबी क्लर्क में पूरे 40 के 40 क्वेश्चन आप रीजनिंग के दे पाएं, क्योंकि आप अगर दे पाएंगे 40 क्वेश्चन पूरे, तभी जाके चीज़ें बन पाएंगी। देखो यहाँ पे एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मैंने आपको दिया है पजल फॉर्म का। अब इससे आप जरा क्वेश्चन ट्राई कीजिए, इसको पहले बनाइए, वीडियो को पॉज करिए और इसको जरा बना के दिखाइए मुझे, वीडियो को पॉज करके इसको बना के दिखाइए। आपको करना है कुछ नहीं है, 7 लोग हैं परिवार में, 7 का कंडीशन बना दो। यहाँ पे दे रहा 3 मैरिड कपल है, 3 मैरिड कपल छोड़ दो। ए जो है वो मम्मी है, सी की जल्दी से बना दो भाई कि सी की जो मम्मी है, सी का जेंडर नहीं पता मुझे, सी की जो मम्मी है वो कौन हो जाएंगी, ए हो जाएंगे, डन। फिर क्या बोला गया, जो डी है वो डॉटर है बी की, जल्दी से बना दो कि बी की एक डॉटर है जिसका नाम है डी, बी की डॉटर हो गई कौन, डी। एल जो है वो एन की नीस है, नीस मतलब भतीजी या भांजी। अच्छा एक बात बताओ, अगर एल एन की नीस है मतलब एन के कोई भाई या बहन होगा जिसकी बेटी हो जाएगी एल, जो कि एन की क्या लगेगी, नीस लगेगी, नीस मतलब भतीजी या भांजी। अच्छा जो मतलब एन की बात हो रही है कि एन जो है वो महिला है लेकिन क्या है, ए की बेटी नहीं है, तो एन फीमेल है लेकिन ये ए की बेटी नहीं होगी, ध्यान रखना है इस चीज को, इस पॉइंट को याद रखिएगा आप लोग। आगे बोला गया ई जो है वो दामाद है किसका, ए का, ए का एक दामाद है ई। चलो भाई इसको अलग से बना लो, ए का दामाद मतलब ए की एक बेटी होगी जिसका हस्बैंड है कौन, ई। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि वो बेटी जो होगी वो सी हो सकती है, चेक कर लेते हैं आगे। आगे बोला गया बी और सी मेल। अच्छा बी और सी मेल हैं तो इसका मतलब ये दामाद, ये बेटी नहीं हो सकती, ये दोनों मेल हैं, तो इसका मतलब एक बात तो तय है कि ए का एक बेटा है जिसका नाम सी है, तो एक बेटी भी है जो वहां पे दिखाई दे रही है। और आगे बोला गया क्या, जरा देख लो कि अच्छा ए के 2 चिल्ड्रन, तो बस खत्म हो गया, क्लियर पिक्चर हो गई। ए के 2 बच्चे, एक तो सी हो गया और एक ये फीमेल हो गई जिसकी शादी किसके साथ हुई है, ई के साथ हुई है, ठीक है, ये हमारा डन हो गया। अच्छा एन जो है वो ए की बेटी नहीं है तो एन यहां नहीं आ सकती, तो एन डेफिनेटली इनकी वाइफ हो जाएगी। और देखो एन और सी, देखो सी की बहन और बहन की जो बेटी होगी उसको क्या कहेंगे, सी की भांजी कहेंगे। और अगर ये सी की भांजी है तो ई की भी, एन की भी भांजी हो जाएगी। तो ये वाला डेटा भी आपका बन चुका है, ये डेटा भी आपका बन चुका है, ठीक है। और आगे देखो ये वाला डेटा भी हमने बना दिया, अब बस बनाना है बी और डी का डेटा। तो यहाँ पे बी की बेटी यहाँ पे डी हो जाएगी, तो आपको जगह दिखाई दे रही होगी, तो डी यहाँ हो जाएगी नो डाउट। यहाँ पे कौन हो जाएगी, डी, और बी जो है वो किसकी वाइफ हो जाएगी, किसका हस्बैंड हो जाएगा, ए का। तो ये देखो आपके पूरे क्वेश्चन आपके बन चुके हैं, कंसेप्ट आपका सॉल्व हो चुका है। अब इससे आप कोई भी क्वेश्चन लेके चलेंगे आपका आंसर बिल्कुल सही बन जाएगा। देखिए जरा इसके अंदर क्वेश्चन कितने पूछे गए इससे। तो पहला क्वेश्चन, हाउ इज बी रिलेटेड टू एल, बताओ बी का एल से क्या रिश्ता है। तो एल के तो ग्रैंडफादर हो गए ना, ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया कि सी की वाइफ कौन है इसमें, बताओ सी की वाइफ कौन है भाई, तो सी की वाइफ एन हो जाएगी। एन ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा, तो आंसर इज इसका एन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया बताओ ए के पति कौन है भाई, ए के हस्बैंड कौन है, तो ए के हस्बैंड कौन है भाई, बी होंगे। अच्छा हाउ इज ए रिलेटेड टू बी, भाई ए का बी से क्या रिश्ता है, तो ए तो वाइफ हो जाएगी ना, ए जो है वो बी की क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, समझ में आया। ये क्वेश्चन आपका जो था वो बहुत ही सिंपल था, आपको बस पढ़ना था और अरेंज करना था। देखिए लास्ट
कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूं। ये क्वेश्चन आपका कंपैरिजन वाला है और उम्मीद ऐसी है कि कंपैरिजन वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकते हैं। जरा इसको ट्राई करें क्या? चलिए इसको ट्राई करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके जरा बनाने की कोशिश करिए। इसको कैसे बनाएंगे? कितने दोस्त हैं भाई? 7 दोस्त हैं, अलग अलग हाइट है इनकी। तो जितने लोग होंगे उससे एक कम का डायग्राम बनाओ। तो बना दो 1 2 3 4 5 और 6। अगर 7 बोले तो 6 का डायग्राम बनाते हैं भाई ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या बोला गया आगे जरा पढ़ो। ओनली 2 पीपल आर शॉर्टर देन सी। सी से केवल 2 व्यक्ति छोटे हैं। मतलब इसका क्या निकल के आया कि बाकी सारे बड़े होंगे, तो सी तो यहां आ जाएगा। सी से अगर केवल 2 व्यक्ति छोटे हैं तो सी की जगह यहां आ जाएगी। सी से केवल 2 ही व्यक्ति छोटे हैं, बाकी सब लोग बड़े हो जाएंगे। अच्छा आगे देखो, एज मैनी पीपल आर टॉलर देन सी एज शॉर्टर देन जी। मतलब सी से जितने लोग लंबे हैं उतने लोग सी से छोटे हैं, सी से जितने लोग लंबे हैं उतने लोग जी से छोटे हैं। तो सी से लंबे कितने? 1 2 3 4। तो जी से छोटे भी कितने होंगे? 4 हो जाएंगे। तो जी यहां आ जाएगा 1 2 3 4। सी से 4 लोग लंबे हैं, जी से 4 लोग छोटे हो जाएंगे। फिर क्या बोला गया? फिर क्या बोला गया? जो बी है वो लंबा है एफ से। ठीक है, बी हर हाल में लंबा होगा किससे? एफ से। ये तुमने बना लिया। बी इज टॉलर देन एफ बट शॉर्टर देन ए। ये बी एफ से तो लंबा है लेकिन ए से छोटा है। बी एफ से लंबा है और ए से क्या है? छोटा है। आगे देखो, डी जो है वो ई से क्या है? छोटा है। कौन? डी। डी ई से छोटा है तो डी ई से छोटा है तो डी ऐसे आ जाएगा भाई। ई से छोटा, जो ना बने उसको अलग से लिखा करो, हमेशा इस बात का ख्याल रखना। ए जो है वो सबसे लंबा नहीं हो सकता, तो ए यहां नहीं आएगा। तो इसका मतलब ए की पोजीशन यहां तो रख सकते हो आप, और अगर ए यहां रखा तो बी फिर यहां रखना पड़ सकता है, और एफ यहां और यहां में से कहीं एक जगह आ सकता है, या बी और एफ लास्ट में भी आ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया था? एफ जो है वो शॉर्टेस्ट नहीं है। एफ इज नॉट द शॉर्टेस्ट पर्सन। तो इसका मतलब एफ की जगह यहां हो जाएगी, और अगर एफ यहां हुआ तो नो डाउट डी यहां हो जाएगा और ई यहां हो जाएगा, क्योंकि ई तो बड़ा है डी से। तो ये देखो आपका सॉल्यूशन आ चुका है, और अगर सॉल्यूशन आ गया तो बस क्वेश्चन खत्म। अब आपसे क्या पूछा गया भाई? द हाइट ऑफ द थर्ड टॉलेस्ट पर्सन इज 90। तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति 90 किलो का है। लो भाई, ये भी आपका बन चुका है। तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति 90 किलो का है। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब जरा इसमें क्वेश्चन कितने पूछे गए जरा देखें। पहला क्वेश्चन कि अगर सी की हाइट 69 है भाई, सी की हाइट जो है वो 69 kg है। केजी कह रहा हूं मैं, हाइट बोला गया क्या? सेंटीमीटर में दिया गया ना, फिर तो सेंटीमीटर। ठीक है, सी की हाइट जो है वो 69 सेंटीमीटर है। तो पॉसिबल हाइट बताओ बी की क्या होगी? तो बी ऑब्वियस सी बात है 69 से बड़ा होगा और 90 से छोटा। तो 69 से बड़ा और 90 से छोटा में देखो आप ध्यान से 82 दिखाई दे रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा 82 सेंटीमीटर। गॉट इट? चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या होगा। अगला क्वेश्चन क्या भाई? कितने लोग ऐसे हैं जो एफ से लंबे हैं? तो एफ से लंबे कितने लोग आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। तो आंसर इसका आ जाएगा 5, और ये आपका आंसर आ चुका है। नोटिस करो क्वेश्चन का लेवल स्टैंडर्ड ऐसा ही होगा इस बार का। अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए इसमें। 40वां क्वेश्चन क्या दिया गया इसमें कि हु अमंग द फॉलोइंग इज जस्ट शॉर्टर देन ए। ए के जस्ट बाद कौन आएगा छोटे में भाई? तो ए के जस्ट शॉर्टर कौन आएगा? जी आ जाएगा। आंसर इज जी। समझ में आ गया? आपके सामने जब क्वेश्चन आएंगे ऐसे तो आपको बिल्कुल यही अप्रोच रखनी है, और आपका टारगेट इस बार का जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि इस बार पूरे 40 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तैयारी कुछ ऐसी करिए। आपको लगता है कि किसी स्पेसिफिक चीज में आपको डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, उस पर मैं स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा। अब इसके बाद मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं। किसके भाई? पजल्स के। जो एक्सपेक्टेड पजल्स आपके क्लर्क या पीओ में हो सकते हैं वो मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं। तो अगले सेशन के लिए रेडी रहिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और आपको लगता है कि हमारे सेशंस को आप और कहाँ देख सकते हैं तो आप कुछ मत करना, सीधे हमारी जो वेबसाइट है magnetbrains.com वहाँ जाइएगा। वहाँ जाने के बाद जब आप magnetbrains.com गूगल पर सर्च करेंगे और लिंक को ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा भाई। इस इंटरफेस में आपको टॉप कोर्सेज अपने चुन लेने, जो भी हमारे दिए गए उनमें से चुन लीजिए। आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप नीचे बैंक का सेगमेंट होगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा ही आपके सामने पूरा डेटा आएगा। कुछ ऐसा डेटा आएगा जिसमें से मान लीजिए आपने किसी भी IBPS PO की तैयारी करनी है, आपको SBI क्लर्क की तैयारी करनी है, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे IBPS PO को, तो क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा जिसमें पूरा का पूरा सेगमेंट आपके सामने मिल जाएगा।
आपको कुछ मत करना, बस फुल कोर्स पे जाना है, टिक करेंगे। जैसे ही फुल कोर्स पे आप जाएंगे आपको प्रॉपर हमारा सेशन दिखना शुरू हो जाएगा और सारी क्लासेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। किसी भी चैप्टर की आपको अगर पढ़ना हो, किसी भी टॉपिक के बारे में अच्छे से समझना हो, कंसेप्चुअल वे डेटा आपको सारा मिल जाएगा। यानी रीजनिंग के सारे टॉपिक कंप्लीट आपको मिल जाएंगे, चाहे वो प्रीलिम्स लेवल के हों चाहे वो मेंस लेवल के हों, ठीक है ना। तो आपको जाके इसको सेशन को देख सकते हैं। आपको लगता है कि नेक्स्ट अगला वीडियो कैसे देखें, कहाँ से जाएं, तो यहीं पे नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन होगा, ज़रूर टिक करिएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप सेशन को देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो जितना ज़्यादा हो सके सेशन को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, करवाइएगा, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ही है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। चाहे वो कंप्लीट गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात करें, स्टेट लेवल की बात करें, सेंट्रल लेवल की बात करें, बैंकिंग में लेके जाओ आप, एसएससी में लेके जाओ, हर तरह के एग्जाम्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम कराएंगे, ठीक है। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पर और अपनी पढ़ाई को एक और नए अंजाम तक लेके चलिए। थैंक यू सो मच गाइज एंड जय हिंद।